जिंदगी से परेशान एक मीडियोकर ऑफिस वर्कर जो हर दिन बस अपनी बोरिंग और डिप्रेसिंग लाइफ को झेल रहा है। अचानक एक दिन वो खुद को एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में पाता है। अब यहाँ उसे सर्वाइवल के लिए अपनी एक्स बॉस के साथ टीम अप करना पड़ता है। पूरी धरती पर बस ये दो ही इंसान बचे हैं और इस जर्नी में उन्हें अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक पुश किया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां सर्वाइवल और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स है। वेलकम टू ड्रीमलैंड एडवेंचर। ये सफर सिंपल नहीं होगा लेकिन पूरी तरह थ्रिलिंग जरूर होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऑफिस में। हमारा प्रोटोगोनिस्ट ग्रैंड ग्लोरी कंपनी के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। शुरू में ही पता चलता है कि वो ऐसा इंसान है जो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है। तभी उसका बॉस आता है और शिकायत करता है कि कंपनी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, इसलिए बहुत से एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। ऑलमोस्ट उसे धमकाते हुए वो इशारों इशारों में प्रोटैगनिस्ट को और मेहनत करने के लिए कहता है। वो उसे पोटेंशियल क्लाइंट्स की एक लंबी लिस्ट पकड़ाता है और डिमांड करता है कि उसे अगले दिन तक रिजल्ट्स चाहिए। साफ है कि उसका बॉस एक बड़ा जर्क है। प्रोटैगनिस्ट तब तक काम करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड नहीं हो जाता। तभी कुछ अजीब होता है। सब कुछ ब्लर और पिक्सेलेटेड दिखने लगता है। उसके मॉनिटर पर एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देता है। शुरुआत में वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब रियल है या हेल्यूसिनेशन। तभी उसका एक कोवर्कर देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम हावर्ड है। पहले तो हावर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन फिर अचानक नॉर्मल हो जाता है और उससे कहता है कि वो ठीक है, बस उसकी विजन थोड़ी ब्लर हो गई थी। उसका कोवर्कर उसे सजेस्ट करता है कि वो थोड़ा टाइम ऑफ ले और रिलैक्स करे, और साथ में ये भी याद दिलाता है कि रात को बॉस सबको कंपनी डिनर पे ले जाने वाला है। हमारे लिए शायद ये सुनना अच्छा लगे, लेकिन हावर्ड के लिए ये बुरा है, क्योंकि डिनर का बिल सबको शेयर करना पड़ेगा और उसकी सैलरी इतनी कम है कि ये उसके लिए वर्थ नहीं है। उसका कोवर्कर उसकी रिलक्टेंस देखता है और उसे $20 उधार देने की ऑफर करता है ताकि वो डिनर अटेंड कर सके। सच में वो एक अच्छा दोस्त है। साथ ही वो एक्सप्लेन करता है कि डिनर में जाना जरूरी है क्योंकि उसी रात नए डायरेक्टर का अनाउंसमेंट होने वाला है। नए डायरेक्टर की बात करें तो उसका नाम सबरीना लुओ है। वो ऑफिस में एक ऐसी स्टाइल में एंट्री करती है कि सारे लड़के उसे देखकर होश खो बैठते हैं। हावर्ड को तुरंत समझ आ जाता है कि वो उसकी लीग से बहुत बाहर है। कुछ घंटों बाद सभी डिनर पर होते हैं, ड्रिंक्स और मुस्कान के साथ। अचानक हावर्ड को फिर वही अजीब सेंसेशन महसूस होता है जो उसे ऑफिस में हुआ था, लेकिन इस बार उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा होती है। उसकी आईज ग्लो करने लगती हैं और उसे एक लाउड बजिंग साउंड सुनाई देती है। उसका नर्वस सिस्टम एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट हो जाता है जिसे सिर्फ वही देख सकता है। उसके ऊपर एक स्ट्रेंज इमेज प्रोजेक्ट होती है जो बाकियों के लिए इनविजिबल है। एक सिस्टमिक वॉइस बोलना शुरू करती है। सिस्टम खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ प्रोवाइडर ऑफ मेमोरेबल इंप्रूवमेंट्स यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। हावर्ड परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने कभी कोई वीआर से संबंधित चीज खरीदी नहीं। उसके थॉट्स पढ़ते हुए सिस्टम जवाब देता है कि हावर्ड एक परफेक्ट कैंडिडेट है एक ड्रीम टेस्ट के लिए। वो आवाज उसे ड्रीमलैंड को एक्सपीरियंस करने का इनवाइट देता है, जो एक वीआर गेम का ग्रेटर वर्जन है। हावर्ड एक क्लासिक प्रोटैगनिस्ट की तरह उसके ऑफर को रिफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उसे अगले दिन काम पर जाना है। सिस्टम रिवील करता है कि वो किसी भी रियल लाइफ पर्सन को ड्रीमलैंड में कॉपी कर सकता है और हावर्ड डिसाइड कर सकता है कि उसकी जिंदगी में क्या होएगा। हावर्ड जवाब देने ही वाला होता है कि तभी नई डायरेक्टर सबरीना बॉस के साथ रूम में एंटर करती है। बॉस सबरीना को फॉर्मली सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वो हावर्ड को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। सबरीना इसे नोटिस करती है और उसके बारे में पूछती है। हावर्ड निराश होकर खुद को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस उसे बीच में ही रोक देता है और उसे एक औसत बातचीत कौशल वाला नोबडी डिस्क्राइब करता है। साफ है कि ये सब झूठ है। लगता है बॉस को हावर्ड से कुछ पर्सनल इश्यूज है, क्योंकि अनलाइक बाकी कोवर्कर्स हावर्ड ने कभी उसे फ्लैटर करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए बॉस हावर्ड की लाइफ को मुश्किल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन सबरीना बॉस की बातों पर ध्यान नहीं देती और पोलाइटली सबको ग्रीट करती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डिनर खत्म हो चुका है और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। कल फिर से सबको काम पर जाना है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हावर्ड थोड़ा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो मेहनत करेगा तो कभी ना कभी उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका पार्टनर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि अगर उसे ग्रो करना है तो उसे बॉस की चापलूसी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो बंदा अपने स्कूल ईयर्स में स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर था। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ एक रेबल था, लेकिन आज वो इसका बिल्कुल उल्टा है। वो सिस्टम के सामने पूरी तरह झुक चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं कि बॉस डायरेक्टर सबरीना लुओ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि उसे ऐसे इनसिग्निफिकेंट वर्कर्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन सबरीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। इस बीच हावर्ड उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है। बॉस को यह पता चल जाता है और वो इनडायरेक्ट तरीके से हावर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, तो उसे ऐसे इंसान को फायर्ड कर देना चाहिए।
बॉस की ये बात हावर्ड के लिए फाइनल स्ट्रॉ बन जाती है। वो गुस्से में है क्योंकि उसकी सारी मेहनत और डेडिकेशन बेकार गई। वर्क प्लेस के अंदर हो या बाहर, उसे हर जगह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हावर्ड डिसाइड करता है कि वो कल ही अपनी जॉब छोड़ देगा, लेकिन तब तक वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए सिस्टम से कहता है कि वो डायरेक्टर और उसके बॉस को ड्रीम लैंड में कॉपी कर ले। सिस्टम एक एरर डिटेक्ट करता है और बताता है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान को ही स्कैन कर सकता है। रिक्वेस्ट के आधार पर सिस्टम सबरीना लुओ यानी डायरेक्टर को स्कैन करता है। हावर्ड थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन स्कैनिंग पूरी हो जाती है और एक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हावर्ड अपने अपार्टमेंट वापस आता है। वो गुस्से में सिस्टम से पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान को स्कैन किया जा सकता है। सिस्टम बताता है कि उसने हावर्ड के ब्रेन में डोपामाइन की बड़ी स्पाइक डिटेक्ट की थी, जिससे ये इम्प्ली होता है कि हावर्ड इस आइडिया को सीक्रेटली एंजॉय कर रहा है। एम्बेरेस्ड होकर हावर्ड एडमिट करता है कि शायद एक खूबसूरत औरत का एनपीसी उसकी गेम में उसकी सर्वेंट होना सच में मजेदार हो सकता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि ड्रीमलैंड सिस्टम रात के 12 बजे एक्टिवेट होगा और वो हावर्ड को किसी सेफ जगह पर सोने की सलाह देता है। हावर्ड कहता है कि ये ठीक है, लेकिन वो बहुत एंग्शियस है और सो नहीं पा रहा। सिस्टम उसे रियश्योर करता है कि सिस्टम उसके ब्रेन के स्लीप फंक्शन को इंटरफियर कर सकता है, जिससे वो एफर्टलेसली सो जाएगा। अचानक हावर्ड को डिजनेस महसूस होती है और उसका हार्ट रेस करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो एकदम शांति से सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, उसे तुरंत ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी जागते ही एक 2D कैरेक्टर को अपने ऊपर देखा हो। वो खुद को ड्रीमलैंड की एआई एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम है एआई 67। एआई उसे शॉप और क्रेडिट सिस्टम समझाती है, जहां हावर्ड यूजफुल आइटम्स खरीद सकता है, जैसे कि मिलिट्री नाइफ सिर्फ 2 क्रेडिट्स में, एक 100 टन ट्रक 40 क्रेडिट्स में और इन्फिनिट एनर्जी बैटरी 200 क्रेडिट्स में। शुरुआत में ये आइटम्स काफी मामूली लगते हैं, लेकिन अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। एआई उसे बताती है कि चैलेंजेस कंप्लीट करने पर उसे क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। हार्वर्ड उसे एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एनपीसी है जिसे वो यूज कर सके। एआई बताती है कि अगर उसके पास 10,000 पॉइंट्स हों तो वो खुद उसकी सेवा करेगी। हार्वर्ड इसे एक स्टील डील मानता है। एआई उसे वार्न करती है कि ड्रीमलैंड एक्टिवेट होने वाला है और सिचुएशन अब सीरियस होने वाली है। एक पोर्टल खुलता है जो अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। जैसे ही हावर्ड पोर्टल के पास पहुंचता है, वो अचानक जाग जाता है। वो चारों तरफ देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया वो रियल था या वो बस एक ड्रीम थी। आखिरकार उसे लगता है कि वो घर पर है और कुछ भी नहीं बदला। वो इसे एक ड्रीम मानकर डिसमिस कर देता है और काम के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम जाता है, उसे पता चलता है कि टैप वाटर नहीं चल रहा, जो उसे अजीब लगता है। नीचे जाते हुए वो कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है। उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं है। हावर्ड को एक अजीब सी बजिंग आवाज सुनाई देती है। ऊपर देखते ही वो देखता है कि एक ह्यूज प्लेन उसके ऊपर गिर रहा है और वो उसके सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हावर्ड मर गया और कहानी यहीं खत्म, मगर थैंक्स टू प्लॉट आर्मर वो सही टाइम पर एक कार के पीछे छुप गया। ड्रीमलैंड सिमुलेटर का अपोकलिप्स सर्वाइवल अब शुरू हो चुका है। अब जब पूरी दुनिया गायब हो चुकी है, तुम कैसे सरवाइव करोगे? डिफिकल्टी लेवल 0। तुम्हारे पास 180 दिन है सरवाइव करने के लिए। वेट, 180 दिन? हावर्ड कुछ कह पाता, उससे पहले उसे उसकी पास खड़ी कार से लिक्विड गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे झुककर देखता है, तो उसे गैसोलीन का पडल दिखता है और फिर वो अपने प्लॉट आर्मर का इस्तेमाल करते हुए वो पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन से भी बच जाता है। भाई, आप लोग ये सब कभी ट्राई मत करना, क्योंकि क्या पता आपका प्लॉट आर्मर इतना सब कुछ सह पाए या नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। इनिशियल शॉक से उबरने के बाद हावर्ड अपनी सिचुएशन को लॉजिकली सोचने लगता है। वो अपनी नोटबुक में अपनी जरूरतों को लिखता है ताकि उसकी प्रायोरिटीज क्लियर हो। वो कहता है, 18 दिन है, ये सुनने में बहुत लगते हैं, लेकिन अगर मैं अभी बहुत सारा सामान जुटा लूं तो शायद मैं सरवाइव कर पाऊं। इन 180 दिनों में मैं ये भी सोच सकता हूं कि रेजिग्नेशन के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी और शायद मैं इस बीच थोड़ा मजा भी ले सकूं। यही सोचकर हावर्ड एक क्लोथिंग स्टोर जाता है एपोक्लिप्स के लिए बेस्ट ड्रिप ढूंढने। वो कुछ ज्वेलरी पहनता है और सबसे महंगी ड्रिंक्स पीता है, क्योंकि आखिर में वो दुनिया में अकेला इंसान बचा है। ये याद करते ही उसे ये भी याद आता है कि सिस्टम ने उसकी कंपनी की डायरेक्टर सबरीना की कॉपी बनाई थी। वो एक पुलिस कार का रेडियो इस्तेमाल करके सिस्टम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, डायरेक्टर की कॉपी के बारे में पूछने के लिए। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पलटता है और देखता है कि ये एक डॉग है। उसे ये लॉजिकल लगता है, क्योंकि सभी ह्यूमंस के गायब होने से एनिमल्स अब फ्रीली रोम कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है और इस बार ये एक टाइगर है। टाइगर उसे देखकर छलांग लगाता है और हावर्ड ऑलमोस्ट डर के मारे खुद पर कंट्रोल खो देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली टाइगर उसे खाने के बजाय उसे लिक करता है।
अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि भाई का क्या प्लॉट आर्मर है, लेकिन इस बार इसके पीछे एक रीजन है। वो टाइगर टूरिस्ट्स के बीच फ्रेंडली था और लोग उसके साथ पिक्चर्स लेते थे। डे 7, हावर्ड इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में अकेले रहते हुए एक हफ्ता बिता चुका है। ये चैलेंज पहले से भी ज्यादा टफ हो चुका है। अब टैप वाटर खत्म हो गया है और अब सिर्फ मार्केट में बची बॉटल्ड वाटर ही ऑप्शन है। पावर न होने के कारण मीट और वेजिटेबल्स खराब हो चुके हैं और हर जगह कीड़े मकोड़े हैं। हावर्ड अब सिर्फ कुकीज खाकर सरवाइव कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि विटामिन्स की कमी के कारण उसकी बॉडी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। किस्मत से खाने की तलाश में उसे एक पुराना रेस्टोरेंट मिलता है जिसमें डीजल जनरेटर है। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ये प्योर गोल्ड है। और तो और फ्रीजर में अब भी कुछ कंज्यूमेबल मीट बचा हुआ है। हावर्ड उस रेस्टोरेंट को अपना नया शेल्टर बनाने का डिसाइड करता है। दिन में वो सप्लाईज जुटाने जाता है और रात में रॉटन मीट का फर्टिलाइजर बनाकर वेजीज ग्रो करने की कोशिश करता है। दिन 31, हावर्ड आसपास की जगहों पर ड्राइव करते हुए सोचता है कि आज वो क्या करेगा। उसे अपनी इमेजिनेशन में अपने कोवर्कर की आवाज सुनाई देती है जो उसे सीड्स खरीदने का आइडिया देता है। हालांकि हावर्ड को पता है कि ये सब उसके दिमाग की उपज है। फ्रस्ट्रेटेड होकर हावर्ड कहता है, बेटर आइडिया ये होगा कि मैं व्हील छोड़ दूं, कार किसी चीज से टकराएगी और मैं मर जाऊंगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। कोवर्कर उसे चीयर अप करते हुए कहता है कि उसने जो गार्लिक प्लांट किया था वो फाइनली स्प्राउट कर रहा है। लेकिन हावर्ड गुस्से में जवाब देता है, इसका वेजीज से कोई लेना देना नहीं है। पूरी सिटी डंप यार्ड लग रही है, हर जगह फ्लाइज हैं और सोते वक्त ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर वर्म्स चल रहे हैं। वो रात को सफोकेट करता है जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। वो अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर है। हावर्ड अब पूरी तरह पागल हो चुका है। उसका कोवर्कर उसे स्पीच देते हुए कहता है, रियलिटी में वापस आओ, गेम तुम्हें नहीं, तुम गेम को कंट्रोल कर रहे हो। इसी बीच हावर्ड के कार के सामने कुछ कूदता है जो उसे ब्रेक मारने पर फोर्स करता है। तभी एक दूसरी कार उसके सामने आती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी की डायरेक्टर सबरीना लुओ है। उसकी कार क्रैश होती है और एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं, उसके नहीं, कार के एयरबैग्स। क्रैश के बाद सबरीना बेहोश हो जाती है, लेकिन जब वो जागती है तो वो खुद को किसी और जगह पर पाती है। सबरीना देखती है कि किसी ने उसके फेस पर बैंडेड लगाया है और वो किसी वजह से लड़कों के कपड़े पहने हुए है। रूम से बाहर निकलने पर उसे एहसास होता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में है। डीजल जनरेटर चल रहा है और टेबल पर फ्रेश फूड रखा है। ये सब समझने की कोशिश में वो हावर्ड को अपनी बियर्ड शेव करते हुए देखती है। 30 दिन अकेले बिताने के बाद और ऐसी सिचुएशन में हावर्ड ने सोचा कि उसे अच्छे से रेडी होना चाहिए। वो कहता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है और वो उसे साथ में खाने के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान सबरीना मेंशन करती है कि उसे हावर्ड कंपनी के डिनर से याद है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता। हावर्ड अपना इंट्रोडक्शन देता है और नोटिस करता है कि इस गेम में सबरीना की कॉपी के पास रियल सबरीना की तरह मेमोरीज हैं। वो हावर्ड के सर्वाइवल स्किल्स से इंप्रेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर और बाकी सब। वो उसे थैंक्स कहता है और उसके बारे में पूछता है कि उसने पिछले महीने कैसे बिताए। सबरीना बताती है कि अचानक सभी लोग गायब हो गए और वो पूरे महीने में उसे मिलने वाला पहला इंसान है। हावर्ड पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है और वो एडमिट करती है कि उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। हावर्ड थोड़ा बोल्ड मूव करता है और उसे कहता है कि वो वहीं उसके साथ रहे। वो कहता है कि अगर वो बीमार पड़ेगी तो वो उसका ख्याल रख सकता है और यहाँ उसे हर जरूरत की चीज मिलेगी। ऐसी हालत में जहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सबरीना इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो वार्न करती है कि हावर्ड उसके टाइप का नहीं है और उसे कोई फनी चीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हावर्ड जो कुछ दिन पहले अकेलेपन में मैनिक्विन से बात कर रहा था, उसके लिए ये क्लियरली एक विन थी। वो अग्री करता है और कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबरीना उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका फायदा नहीं उठाएगी और काम को शेयर करने का सजेस्ट करती है। हावर्ड मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो आज आराम करे क्योंकि असली काम कल से शुरू होगा। हालांकि हावर्ड ने रिजेक्शन को फेस किया, लेकिन वो अंदर से इमोशनली टूट चुका है। लेकिन उनका रिलेशनशिप अभी शुरू ही हुआ है। अगली सुबह हावर्ड एक तेज आवाज सुनकर जागता है। उसे लगता है सबरीना कुछ कर रही है और जब वो चेक करने जाता है तो वो हॉलवे में कई बॉक्सेस बिखरे हुए देखता है। जब वो पूछता है कि वो क्या कर रही है तो सबरीना बताती है कि उसने रेस्टोरेंट का स्टोरेज साफ करके उसे अपना रूम बना दिया है। वो कहती है कि अगर हावर्ड को कुछ चाहिए होगा तो वो बेल बजा सकता है। हावर्ड अपसेट हो जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबरीना ने वो मैनिक्विन भी फेंक दिया जिसे हावर्ड ने अपने अकेलेपन में अपना दोस्त बना लिया था। सबरीना कहती है कि वो मैनिकिन वापस ले आएगी, लेकिन हावर्ड गुस्से में कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और खुद मैनिकिन लेने चला जाता है। जाने से पहले वो कहता है कि अब से दोनों अपना लॉन्ड्री और खाना खुद करेंगे। सबरीना हैरान होकर पूछती है, क्यों? हावर्ड जवाब देता है कि इससे वो एक दूसरे से कम मिलेंगे, साथ ही उसे हर वक्त खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे भी ऑकवर्ड महसूस नहीं होगा। क्लियरली अपसेट होकर वो कहता है कि भले ही वो एक खूबसूरत और अमीर औरत है जो कंपनी में उससे ऊंचे पद पर थी, लेकिन इस नई दुनिया में वो जेंटलमैन नहीं बनने वाला। दूसरे शब्दों में मैनिक्विन फेंकने के बाद हावर्ड पूरी तरह से चैड मोड में चला गया।
दिन 120। अपोकलिप्स के 180 दिन में से अब 120 दिन बीत चुके हैं। इन 3 महीनों में सिटी में काफी बदलाव आ चुके हैं। वेदर ठंडा हो गया है और बदबू गायब हो चुकी है। सबरीना ने फ्लावर पॉट्स से जगह भर दी है, जिससे एटमॉस्फेयर काफी बेहतर हो गया है। लेकिन पहले झगड़े के बाद वो दोनों अब भी बेरली बात करते हैं। सबरीना को साइलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हावर्ड क्लियरली परेशान है। हावर्ड अभी भी अपने मैनिक्विन डोनाल्ड से बात करता है, जो इस अपोकलिप्स में उसका अकेला दोस्त है। वो मैनिक्विन से कहता है कि आज वो फिशिंग पर जाएंगे। वो पूछता है कि डोनाल्ड स्पॉइल्ड मीट पसंद करेगा या रैट मीट। थैंकफुली डोनाल्ड डिसाइड करता है कि वो फिशिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जू में टाइगर से मिलने के लिए रुकता है। टाइगर जू के बाकी एनिमल्स और हावर्ड के लाए हुए मीट पर सरवाइव कर रहा है। अचानक टाइगर के इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं और वो एक डियर पर अटैक करने भागता है। हावर्ड नोटिस करता है कि ये डियर जू का नहीं है, बल्कि ये वाइल्ड डियर है। ये दिखाता है कि नेचर सिविलाइजेशन को रिक्लेम कर रही है। जैसे ही वो ये प्रोसेस कर रहा होता है, वेदर बदलने लगता है। एटमॉस्फेयर ईरी हो जाता है, थंडर रंबल करती है और एक तेज विंड चलने लगती है। ये एक टाइफून है। हावर्ड अपनी कार में भागता है, इन सबको समझने की कोशिश करते हुए। इतना बड़ा टाइफून अचानक एक सनी डे पर कैसे आ सकता है? फिर हावर्ड को याद आता है कि ये सब एक सिमुलेशन है और ये टाइफून शायद गेम का एक और चैलेंज है। प्रॉब्लम ये थी कि सबरीना हर दिन साइकिल से माउंटेन पर जाती है और टाइम को देखते हुए वो इस वक्त माउंटेन के टॉप पर होनी चाहिए। धरती पर बची आखिरी औरत को खोने का रिस्क न लेते हुए प्रोटैगनिस्ट अपनी कार लेकर शेल्टर की तरफ जाता है। भले ही वो दोनों बात नहीं कर रहे थे, हावर्ड उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, वरना वो फिर से पूरी तरह अकेला रह जाएगा। शेल्टर पर पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि दरवाजा खुला है, यानी सबरीना अभी तक वापस नहीं आई है। वो तुरंत माउंटेन की ओर निकलता है, जहां वो यूजुअली जाती थी। वेदर और खराब होता जा रहा था। बारिश, तेज हवाएं और हर जगह बिजली चमक रही थी। आखिरकार हावर्ड उसे देखता है। सबरीना एक पोल के अगेंस्ट लीन कर रही थी और उसके पैर में गहरी चोट थी। हावर्ड उसे अपनी बाहों में उठाकर सेफ्टी के लिए वापस ले आता है। वो दोनों एक मैंशन में सेफ होते हैं, जहां सबरीना पहले विजिट करती थी। लेकिन सबरीना पूरी तरह से भीगी और कांप रही थी। हावर्ड उसकी वुंड्स चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहता है, अभी अपने आप को टफ दिखाने का टाइम नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो तुम मर सकती हो। लेकिन वो फिर भी मना कर देती है और कहती है कि उसे खुद का ख्याल रखना आता है। भाई साहब, पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 लोग बचे हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में भी इन दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। हावर्ड कहता है कि उसके पास एक प्लान है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि टाइफून कितने दिन चलेगा और उनका पुराना शेल्टर पूरी तरह पानी से डूब सकता है। वो सजेस्ट करता है कि इस मैंशन को नया शेल्टर बना लेते हैं। सबरीना सिंपली अग्री करती है और पूछती है कि अब उसे क्या करना होगा। हावर्ड कहता है कि क्योंकि उसका पैर इंजर्ड है, वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे यहीं रहकर वेट करना होगा। फिर हावर्ड निकल पड़ता है, जबकि सबरीना वहीं रहती है। वेदर और खराब हो रहा था, इतना कि बर्फबारी शुरू हो गई। शेल्टर पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि सब कुछ डूब चुका है और उनका जनरेटर भी खराब हो चुका है। वो जितना हो सके उतना खाना लेता है, लेकिन पानी और तेज हवाओं की वजह से सारे हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स गिर जाते हैं। हावर्ड जो कुछ भी बचा सकता है उसे लेकर वहां से भाग जाता है। हालात बहुत खराब थे। उनके पास खाना सिर्फ 2 दिन के लिए बचा था। इस सिचुएशन में फिश पकड़ना भी इम्पॉसिबल था। डेड एंड पर खड़े होकर हावर्ड कुछ ऐसा सोचता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो जू पहुंचता है, जहां टाइगर चोटिल हालत में बैठा था। टाइगर शायद किसी फाइट में था। हावर्ड का प्लान था कि टाइगर के हंटिंग स्किल्स का यूज करके खाना जुटाए, लेकिन टाइगर की हालत देखकर वो पहले उसके घाव ठीक करने की सोचता है। लेकिन टाइगर हिलता तक नहीं। हावर्ड चिल्लाकर टाइगर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर जोर से दहाड़ता है, जैसे वो कह रहा हो कि वो अपनी मर्जी से चलेगा। हावर्ड खुद को याद दिलाता है कि ये बस एक गेम है और उसे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो टाइगर को पीछे छोड़कर चला जाता है। मैंशन वापस पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि सबरीना साइडवॉक पर गिरी हुई है। वो पूछता है कि क्या हुआ, और सबरीना कहती है कि वो रेन वाटर कलेक्ट कर रही थी बॉयल करने के लिए, लेकिन वो गिर गई और अब उठ नहीं सकती। हमारा हीरो उसे अंदर ले जाता है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन बनता है। हावर्ड अपने अल्ट्रा चैट मोड में गुस्से में सबरीना से कहता है कि अब से डिसीजंस वही लेगा। वो उसे बेड पर फेंकता है और कहता है कि वो फर्स्ट एड किट लेने जा रहा है। सबरीना का घाव साफ करने के बाद वो पूछती है कि हावर्ड का अगला प्लान क्या है। हावर्ड बताता है कि उसने एक बार डियर का झुंड देखा था और वो कल उन्हें हंट करने की कोशिश करेगा। सबरीना उसे याद दिलाती है कि जंगली डियर हमेशा खतरे की स्मेल याद रखते हैं और अलर्ट रहते हैं। हावर्ड कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास वेपन्स हैं। फिर हावर्ड उसे वो पिस्टल दिखाता है जो उसे उसके पुराने शेल्टर से मिली थी। वो कहता है कि उसने गन में बुलेट्स छोड़ी हैं और उसे वापस दे देता है। सबरीना पूछती है कि क्या हावर्ड खुद इसे नहीं रखना चाहता। हावर्ड मना कर देता है और उम्मीद करता है कि इस जेस्चर से शायद सबरीना का ये डर कम हो जाए कि वो उसका फायदा उठा सकता है। वो दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं, क्योंकि हावर्ड को हंट के लिए प्रिपेयर करना था। डे 121, अपोकलिप्स का नया दिन आता है। बाहर बर्फ गिर रही थी। हावर्ड खुद को गर्म कपड़ों में ढकता है और हंटिंग के लिए निकलता है। वो सोचता है कि उसे चिकन मारना भी नहीं आता, तो वो डियर को कैसे पकड़ेगा।
लेकिन इसी बीच एक भूखे वुल्व्स का झुंड उसे घात लगाकर देख रहा होता है। हावर्ड हंट के लिए निकलता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी सांसें भाप में बदल रही थीं। स्नो में बस उसकी फुटस्टेप्स और विंड की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो तेजी से मुड़ता है और पोजीशन लेता है। लेकिन जब वो शूट करने को रेडी होता है तो वहां कुछ नहीं होता। ये कितनी बार हो चुका था उसे खुद भी याद नहीं। वो उन्हें सुन सकता था। यकीनन वो पास ही होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसकी हर मूव के बारे में पता हो। शायद सबरीना सही थी। डियर उसकी सेंट पहचान सकते हैं। एनर्जी वेस्ट करने से थककर वो फिशिंग नेट ट्राई करने का डिसाइड करता है। प्रॉब्लम ये थी कि एक खतरनाक स्टॉर्म अभी खत्म हुआ था और ऐसी सिचुएशन में रिवर की करंट बहुत तेज हो जाती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट की परवाह किससे थी? उसने नेट डाल ही दिया। अब वो बस यही प्रे कर रहा था कि सब सही हो जाए। और तभी उसे नेट में एक जोरदार टग महसूस होती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो लिटरली रिवर में खींच लिया जाता है। सोचो ये कितना ठंडा होगा। जहां मुझे ठंडी में नहाने का सोचकर ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं, वहां लिटरली बर्फीले पानी में गिर जाना सोच के ही हालत खराब हो गई। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, उसे फिश पकड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब बस उसे घर जाकर आग के पास गर्म होने का ख्याल आता है। लेकिन तभी वो देखता है वही चीज जिसके लिए वो निकला था, एक डियर। वो तुरंत छिप जाता है ताकि डियर उसे न देख सके और अपने बैग से गन निकालने लगता है। आखिरकार उसने शॉटगन निकाली। अब बस सही एम करना था और शूट करना था। प्रोटेगनिस्ट गहरी सांस लेता है और शॉट मिस कर देता है। शॉटगन की रिकॉइल इतनी तेज थी कि वो उसकी नाक पर जोर से लगी, जिससे वो ब्लीड करने लगा। सीरियसली ये प्रोटैगनिस्ट वाकई क्लूलेस है। उसने रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए, फ्रीजिंग वाटर में गिर गया, खुद को चोट पहुंचाई और अब ऑब्वियसली वुल्व्स। लेकिन लकीली इस बार उसके पास शॉटगन थी जिससे उसकी जान बच सकती थी। अनलाइक और प्रोटैगनिस्ट, वुल्व्स बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि ये आदमी के पास वेपन्स है और उन्होंने अटैक करने की बजाय वहां से भागना बेहतर समझा। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आया, लेकिन अपनी हालत में उसे थैंकफुल होना चाहिए था। मैंशन वापस पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट देखता है कि लड़की ब्लैंकेट में लिपटी हुई आग के पास खुद को गर्म कर रही थी। फाइनली उसके लिए कुछ सही हो रहा था। बिना वक्त गवाए वो जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगता है। लेकिन ठंडे पानी में गिरने के बाद उसे असल में बस फायर के पास गर्म होना था। लड़की शुरुआत में थोड़ी शाई थी, लेकिन फिर उसने प्रोटैगनिस्ट के वॉलेट में एक फोटो देख ली जिसमें एक और औरत थी जो काफी वेल एंडाउड थी। वो पूछती है कि ये कौन है। प्रोटैगनिस्ट, जो अब आग के पास पूरी तरह से नेकेड है, कहता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। सबरीना कहती है कि वो क्यूट लग रही है और पूछती है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। वो बताता है कि उसे फैमिली चाहिए थी, लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं थी। फिर वो सबरीना से पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली सबरीना हाँ कहती है। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड लॉरेंस एमआईटी से पीएचडी होल्डर और एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है। बेसिकली वो एक बिग शॉट है। प्रोटैगोनिस्ट इस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसका टेस्ट खराब है क्योंकि सबरीना जैसी औरत के साथ रहना टॉर्चर है। ब्रूनेट ये सुनकर चिढ़ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन गुस्से में वो भूल जाती है कि वो वहां नेकेड है। जब उसे ये रियलाइज होता है, वो अपने आईज कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी में ब्लैंकेट गिर जाती है और कुछ ऐसी चीजें एक्सपोज्ड हो जाती है जो मैं आपको यूट्यूब पे तो नहीं दिखा सकता। प्रोटैगोनिस्ट इस नजारे से इतना शॉक होता है कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। वुमन शर्मिंदा होकर चीजें उस पर फेंकती है और उसे तुरंत बाहर निकलने को कहती है। प्रोटैगोनिस्ट बाहर तो चला जाता है, लेकिन उस खूबसूरत सीन को याद करते हुए। हालांकि इस टाइम पर इरेक्शन भी भूख और हालत सुधारने में मदद नहीं करता। अगले दिन हमारा हीरो फिर से डियर हंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस डियर की शैडो ही देख पाता है। हर बार जब वो पास आता है, डियर गायब हो जाते हैं। ऊपर से असल जिंदगी में उसने कभी गन भी नहीं चलाई थी, तो अब समझ सकते हो कि वो पहले बेवकूफ जैसा बिहेव क्यों कर रहा था। लेकिन वो कोशिश करता रहता है, भले ही रिजल्ट्स न मिले। अच्छी चीज ये थी कि अब ब्रूनेट उससे थोड़ी ज्यादा बात कर रही थी और वो खाली हाथ लौटने पर कंप्लेन भी नहीं करती। हालांकि वो धीरे धीरे कमजोर लगने लगी थी, जो एक अच्छा संकेत नहीं था। उसकी इंजरीज भी ठीक होती नहीं दिख रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने एक ट्रैप सेट करने की बात की, एक पिट जिसमें नीचे शार्प वुडन स्टेक्स थे जिसे कैबेज लीव्स से कवर किया गया था। उसकी उम्मीद थी कि सर्दी में डियर्स इस टेम्पटेशन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सबरीना कहती है कि उसे ये डिस्कस करना चाहिए था क्योंकि इस सिचुएशन में इतना मैनुअल काम करना रिस्की है। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि वो अब अपने लिमिट पर है और ऐसी एक और ट्रैप सेट करने की स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। बेसिकली उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगले दिन या तो वो सरवाइव करेंगे या नहीं। अगले दिन जब वो ट्रैप चेक करने पहुंचता है तो देखता है कि वो काम नहीं कर रहा। वेट, नहीं, वहां खून था। जानवर शायद वहां से भाग गया। वो तुरंत खून के ट्रेल को फॉलो करता है, ये प्रे करते हुए कि शायद जानवर मर चुका हो। आखिरकार वो एक क्लियरिंग पर पहुंचता है जहां दो वुल्व्स एक जानवर का मांस खा रहे थे, शायद वही जानवर जो उसका खाना बनने वाला था। रियलाइजिंग कि ये अब डू और डाई मोमेंट है, वो अपनी गन निकालता है और भूख, डर और गुस्से की फ्रेंजी में जानवरों पर फायर करता है। ऑब्वियसली वो सारे शॉट्स मिस कर देता है और जानवर भाग जाते हैं अपने साथ डेड डियर के टुकड़े लेकर।
ये देखकर कि उसकी स्टारवेशन से बचने की आखिरी उम्मीद उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई, प्रोटैगनिस्ट बर्फ में घुटनों के बल गिर जाता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक गेम है और उसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि बार बार फेल होने की फ्रस्ट्रेशन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है जैसे कोई अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हो। और इसी तरह हम अपोकलिप्स के दिन 126 पर आ जाते हैं। उनके पास खाने को बस एक टोमेटो और एक कैबेज लीफ बचा है। सबरीना कहती है कि ये हावर्ड खा ले क्योंकि उसने लेटली कोई मदद नहीं की। हावर्ड कहता है कि वो दोनों मर रहे हैं, उसे इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं। सबरीना साइलेंटली एग्री करती है। फिर वो उसे बताती है कि जब तक वो 18 साल की नहीं हुई थी तब तक वो बस एक पपेट थी जिसे दूसरे मैनिपुलेट करते थे, खास तौर पर उसके ऑथोरिटेरियन पिता। वो अक्सर उसे उसके रूम में बंद रखते थे। वो उसे बच्चों के साथ बाहर खेलने तक नहीं देते थे। हालत तो ये थी कि उसे ड्राइंग तक नहीं करने दी जाती थी। उसके पिता कहते थे कि वो अपने सिबलिंग्स से अलग है और सूनर और लेटर वो फैमिली को अपनी माँ की तरह छोड़ देगी। उसके पिता के इमोशनल इश्यूज थे और वो सब उस पर निकालते थे। उनका कहना था कि वो फैमिली का ऑनर तभी बढ़ा सकती है जब वो उनकी हर बात माने और फैमिली की पावर के बिना वो कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि अब वो इतना इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। ये उसके ट्रॉमा से डील करने का तरीका है। हावर्ड कहता है कि वो उसे समझ सकता है क्योंकि उसकी भी लाइफ काफी खराब रही। वो बताता है कि उसने हमेशा हर काम में पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कभी रिवॉर्ड नहीं मिला। उसने हमेशा एक मीडियोकर लाइफ जी और किसी ने भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। सबरीना पूछती है कि क्या उसमें कोई स्ट्रेंथ है जो उसे दूसरों से अलग बनाती हो। हावर्ड कहता है कि अगर उसमें कोई स्ट्रेंथ है तो वो है कभी हार न मानना। सबरीना कहती है कि दुनिया मेहनती लोगों से भरी है, लेकिन रिकॉग्नाइज वही होते हैं जो दूसरों से ज्यादा शाइन करते हैं। वो बताती है कि उसका पर्पस है इंडिपेंडेंट बनना और हावर्ड तब अपने पर्पस को समझेगा जब वो सच में किसी चीज के लिए पूरी कोशिश करेगा। हावर्ड पूछता है कि क्या अगर वो सबरीना को सरवाइव करने में हेल्प करे तो क्या उसे उसकी रिकॉग्निशन मिलेगी। वो कहता है कि उसने कभी किसी से बस ये सुनने की ख्वाहिश की है कि वो मैटर करता है। सबरीना कहती है कि अगर वो उसकी मदद लेती है तो वो कैसे साबित कर पाएगी कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों स्टारवेशन के करीब थे, इसलिए वो अपना प्राइड छोड़कर हावर्ड की मदद एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोटेगनिस्ट कैबेज लीफ उठाता है और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलता है, इतनी वीकनेस के साथ कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं लगता। बाहर निकलने से पहले वो सबरीना से कहता है कि अगर वो 3 दिनों तक वापस न आए तो शायद वो मर चुका होगा और उसका शरीर मैंशन के ईस्ट साइड वाले स्ट्रीम में मिलेगा। वो कहता है कि अगर ऐसा हो तो वो सही डिसीजन ले। फिर वो उसे अकेला छोड़ देता है। मैंशन के बाहर हावर्ड डोनाल्ड द मैनिकन से बात करता है, जो इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में उसका एकमात्र दोस्त था। हावर्ड उसे बताता है कि उसने कभी सच में किसी चीज के लिए फाइट नहीं की क्योंकि उसमें करेज नहीं था। वो बस चीजों के लिए कंप्लेन करता रहा और दूसरों या दुनिया को ब्लेम करता रहा ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच सके। वो हमेशा इजी वे चुनता था ताकि अनप्लेजेंट सिचुएशंस और टफ चॉइसेस से दूर रह सके। वो मानता है कि वो फैमिली, एक्स गर्लफ्रेंड, स्टडीज और यहाँ तक कि इस करंट सिचुएशन को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। लेकिन अंत में वो हमेशा एक सेफ कॉर्नर में छिपकर रोता रहता था। प्रोटैगनिस्ट डोनाल्ड से कहता है कि अब वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। फिर वो उसे मैंशन की बैल्कनी से नीचे फेंक देता है, जो उसके पुराने सेल्फ की डेथ को सिंबलाइज करता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम एक फेमिनिन हैंड को किचन में क्लीवर उठाते हुए देखते हैं। ये सबरीना है, जो एक गिरे हुए बॉडी, हावर्ड के लाइफलेस बॉडी के ऊपर खड़ी है। वो क्लीवर उठाती है और स्ट्राइक करती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। ये बस एक सपना था। हावर्ड के जाने से पहले कहे गए वर्ड्स का उस पर इतना असर हुआ कि उसने ऐसा ड्रीम देखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम सोचें तो ये दोनों एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में है, जो एक ड्रीम के रूप में बनाया गया था। प्रोजेक्ट का नाम लिटरली ड्रीम लैंड है, तो इस दुनिया में ड्रीम होना ही बहुत बड़ी बात है। एनीवे, चलिए अपोकलिप्स के दिन 127 पर चलते हैं। हावर्ड को हम स्नो शवल करते और नदी के पास जाते देखते हैं, वही नदी जिसमें वो पहले गिरा था। उसे याद आता है कि जब वो रिवर में गिरा था वो एकमात्र टाइम था जब वो डियर के करीब पहुंच पाया था। बाकी टाइम्स डियर हमेशा उसकी रीच से बाहर रहे, शायद इसलिए क्योंकि पानी ने उसकी सेंट को कवर कर दिया था। ये रियलाइज करते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो एक गैम्बल है, लेकिन इस करंट सिचुएशन में यही उसका लास्ट चांस है। वहीं दूसरी ओर सबरीना खुद को जागते रहने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उस डरावने सपने को फिर से नहीं देखना चाहती। भूख और नींद की कमी की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पैथेटिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उसने उनके बताए रास्ते को फॉलो किया होता तो वो इस हालत में ना होती। वो हेलुसिनेशन पर चिल्लाती है कि वो गायब हो जाए, और टेम्परेरीली ये काम भी करता है। फिर वो टोमेटो उठाती है, जो लिटरली उसके पास खाने की अकेली चीज बची है, और उसे हावर्ड के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने डील के वक्त कहे थे। इससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि उसे लड़ाई जारी रखनी है।
और ये साबित करना है कि वो अकेले सर्वाइव कर सकती है। कुछ घंटे बीतते हैं और हम उसे जागने की स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जब तक कि उसे एक अजीब सी आवाज नहीं सुनाई देती। वो देखती है कि एक रैट उसका टोमेटो खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि वो कुछ कर सके। वो बस देखती रहती है। तभी उसके पिता का हेलुसिनेशन फिर आता है, हंसते हुए, उसकी वीकनेस पर तंज कसते हुए। वो कहते हैं कि उसने जो चॉइसेस की हैं, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करने की बजाय उनके चुने हुए रास्ते को रिजेक्ट करना, वो गलत थी। फिर हमें पता चलता है कि लॉरेंस, जो उसका सपोज्ड हस्बैंड था, असल में एक बूढ़ा और बीमार आदमी था। हाँ, वो बहुत अमीर था, लेकिन मरने की कगार पर था और उसे बस उसके साथ रहना था। उसके मरने के बाद वो उसकी सारी वेल्थ इनहेरिट कर लेती। मतलब उसका मैरिज भी उसके पिता ने अरेंज किया था। उसके पिता कहते हैं कि अगर वो इतनी सी तकलीफ नहीं सह सकती, तो वो खुद को कैसे संभालेगी? वो कहते हैं कि वो स्ट्रांग वुमन बनने के लिए नहीं बनी है। वो बस एक एक्ट कर रही है, लेकिन असल में वो एक फ्रेजाइल और पैथेटिक औरत है, जिसे चूहे खा जाएंगे। ओह मैन, ये स्टोरी काफी हैवी होती जा रही है। तभी सीन बदलता है और हम एक डियर को स्नो में पत्ता खाते हुए देखते हैं। सीन फिर से सबरीना पर शिफ्ट होता है। उसके हाथ में वो गन है जो प्रोटैगनिस्ट ने उसे दी थी। वो कहती है कि उसे बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं और उसे खुद अपनी लाइफ बचानी है। हम रैट की आंख में उसकी गन का रिफ्लेक्शन देखते हैं और साथ ही डियर की आंख में शॉट गन का रिफ्लेक्शन। हाँ, ये हावर्ड का प्लान था। उसने खुद को स्नो में बरी कर दिया और तब तक इंतजार किया जब तक डियर उसके ट्रैप में नहीं फंस गया। और वो मोमेंट आ ही गया। उसी समय हावर्ड डियर पर शॉटगन चलाता है और सबरीना रैट को शूट करती है जो उसका खाना चुरा रहा था। और चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर शुरू होता है डियर के बॉडी के साथ जो स्नो में पड़ा है, और उसी स्नो के बीच से हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर निकलता है एक अल्ट्रा चैड सिग्मा लुक के साथ। जब उसे पता चलता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ, तो वो हंसता है और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। वहीं दूसरी तरफ सबरीना अपना टोमेटो खा रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रैट को रोस्ट भी कर लिया है जिसे उसने मारा था। हाँ, अपोकलिप्स ऐसा ही होता है। तभी कोई रूम में एंटर करता है। ये हावर्ड है जो अपने साथ वो डियर लेकर आया है जिसे उसने हंट किया। सबरीना स्पीचलेस रह जाती है कि उसने कैसे सक्सीड किया, लेकिन हावर्ड बिना खाए और शायद बहुत देर तक ठंड में रहा है। वो वीक हो जाता है और फ्लोर पर कोलैप्स कर जाता है। सबरीना तुरंत उसे हेल्प करने के लिए उठती है और देखती है कि उसकी क्लोथ्स पर बर्फ जमी हुई है। मतलब उसने इस डियर को लाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि सबरीना ने डियर का मीट काट लिया है और टब में पानी गर्म कर रही है ताकि हावर्ड को उसमें डाल सके और वो रिकवर कर सके। वो उससे पूछती है कि क्या वो बेटर फील कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर हावर्ड उसका हाथ पकड़ता है और वीक वॉइस में उसे बुलाता है। वो उसके करीब आती है और हावर्ड उससे पूछता है कि क्या उसने उसका रिकॉग्निशन अर्न कर लिया। सबरीना सरप्राइज्ड हो जाती है, लेकिन कहती है, हाँ, तुम अमेजिंग हो। ये सुनकर हावर्ड खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे किसी ने रिकॉग्नाइज किया। कुछ समय बाद डियर मीट का सूप तैयार हो चुका है। सबरीना हावर्ड को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन हावर्ड रिस्पॉन्स नहीं करता। वो अभी भी बहुत अनवेल लगता है। ये देखकर सबरीना कुछ डिसाइड करती है। वो उसका मुंह खोलती है और उसे फीड करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसे नहीं। वो लिटरली अपना खाना अपने माउथ से उसके माउथ में देती है, जैसे बेबी बर्ड को खाना खिलाते हैं। ऑनेस्टली ये बहुत ग्रोस है। मुझे नहीं पता था ये छपरी है। घंटों बाद भी हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड पर पड़ा है। वो ठंड से कांप रहा है। सबरीना उस पर 3 ब्लैंकेट्स डालती है, लेकिन उससे लगता है कि ये शायद इनफ नहीं होगा। फिर वो हावर्ड को देखती है, अपने होंठ काटती है और वही करती है जो आप सोच रहे हैं। वो अपने कपड़े उतारकर हावर्ड के साथ लेट जाती है ताकि अपने बॉडी हीट से उसे वार्म कर सके। फिर वो उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अपोकलिप्स के दिन 130 की शुरुआत होती है और हावर्ड जागता है, लेकिन इस बार अनलाइक बाकी दिनों वो अकेला नहीं है। वो अपने पास देखता है और पाता है कि सबरीना उसके साथ कडलिंग पोजीशन में सो रही है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है, खासकर जब उसे एहसास होता है कि सबरीना पूरी तरह नेकेड है। सबरीना नोटिस करती है कि हावर्ड जाग गया है और जैसे ही वो उठने लगती है, हावर्ड उसे रोकता है, ये कहते हुए कि वो अभी भी अनवेल फील कर रहा है। फिर वो उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और कहती है कि फिर से बताओ कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। हावर्ड कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लगा कि वो दोनों अभी इतने यंग हैं कि कुछ सीरियस सोचा जाए। सबरीना दूसरे रीजन के बारे में पूछती है और हावर्ड कहता है कि क्योंकि वो एक फैमिली चाहता था। सबरीना कहती है कि उसे भी एक फैमिली चाहिए। हावर्ड ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि सबरीना तो खुद को एक इंडिपेंडेंट वुमन साबित करना चाहती थी। सबरीना कहती है कि वो ऐसा ऑलरेडी कर रही है। सक्सेसफुल होना प्रूफ नहीं है, ये तो बस एक गोल था जो उसने खुद के लिए सेट किया था ताकि उन लिमिटेशंस को तोड़ सके। लेकिन असल में उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे वो एक प्रिजन से निकलकर दूसरी में चली गई। वो कहती है कि वो खुद को कैसे इंडिपेंडेंट कह सकती है जब पूरे दिन वो कोई डिसीजन अकेले नहीं ले सकी। प्रोटेगनिस्ट ये सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी कोई गोल सेट ही नहीं किया। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ फैमिली नहीं बनाना चाहते? अब ऐसी सिचुएशन में ना कहना कैसे पॉसिबल है? प्रोटेगनिस्ट थोड़ा रुकता है, जिससे सबरीना को लगता है कि उसने ये बात कहने में शायद जल्दबाजी कर दी। लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यही तो वो हमेशा से चाहता था।
आखिरकार दूसरों से रिकॉग्निशन पाने के लिए इतनी मेहनत करते करते उसने खुद की फैमिली बनाने का सपना ही छोड़ दिया था। सबरीना कहती है कि वो दोनों साथ मिलकर सरवाइव करेंगे और वो कहता है हाँ, अब मेरी मोटिवेशन यही है कि मुझे फैमिली बनानी है। और फिर दोस्तों, फाइनली वो दोनों किस करते हैं। स्टोरी के फाइनल क्लाइमैक्स में सबरीना को याद आता है कि जब वो टीनेजर थी तब उसके पिता ने लिटरली उसके हाथ पैर बांध दिए थे और उसके मुंह पर कपड़ा लगा दिया था। फिर वो कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि उसे अडल्ट्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसके बाद वो एक आदमी और औरत को बुलाते हैं जो उसके कमरे में एंटर करते हैं। उसके पिता उन्हें कपड़े उतारने को कहते हैं और वही करने को कहते हैं जो आप सोच रहे हैं। सबरीना अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है ताकि वो ये सब ना देखे, लेकिन उसके पिता जबरदस्ती उसका चेहरा पकड़कर उसे ये सब देखने पर मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि उसे ये सीखना होगा ताकि वो उस बूढ़े आदमी को प्लेजर दे सके जिससे उसकी शादी होने वाली थी। सीरियसली इस इंसान के दिमाग में कुछ बहुत बड़ी खराबी है। फिर वो कुछ ऐसा कहते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। वो मेंशन करते हैं कि अगर दोनों असली फादर और डॉटर की तरह दिखें तो बेहतर होगा और इसके लिए वो उसका नाम बदल देंगे। उसी समय से उसका नाम सबरीना लुओ रखा जाता है। लेकिन अनक्लियर है कि ये सब तब हुआ जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी या किसी और वजह से। शायद फ्यूचर में इसे और एक्सप्लेन किया जाएगा। खैर, उनके लव एक्ट के बाद स्टोरी में एक मंथ का टाइम स्किप होता है। अब अपोकलिप्स का दिन 100-60 है। तब से हावर्ड और सबरीना एक कपल की तरह रह रहे हैं। हालांकि हावर्ड पूरी तरह से उस नियर डेथ एक्सपीरियंस से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन अब वो काम कर सकता है। डियर का मीट खत्म हो गया है, लेकिन वो नदी से फिश पकड़ने में सक्सेसफुल हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक वेजिटेबल ग्रीन हाउस पर काम शुरू किया है और सबरीना इसमें काफी मेहनत कर रही है। सबरीना हावर्ड को बुलाती है और कहती है कि उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। हावर्ड एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि ये शायद कुछ नॉटी होगा, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ऐसा नहीं है। सबरीना ने उसके लिए डियर स्किन का पोंचो बनाया है जो हंटिंग के दौरान बहुत यूजफुल साबित होता है। अब हावर्ड की किस्मत बदल गई है। हंट के बाद घर लौटते समय वो उस लैंप पोस्ट को देखता है जहां उसने हफ्तों पहले स्टॉर्म में सबरीना को पाया था। नॉस्टैल्जिक होकर वो उन प्लेसेस पर जाता है जहां उसने अपोकलिप्स के शुरुआती दिन बिताए थे। वो पुराने रेस्टोरेंट जाता है, डोनाल्ड अपने मैनेकिन फ्रेंड को याद करता है और उस जगह से गुजरता है जहां अपोकलिप्स के पहले दिन उसके सामने प्लेन एक्सप्लोड हुआ था। फिर वो जू जाता है अपने टाइगर फ्रेंड को देखने। वो टाइगर को आवाज लगाता है, हाथ में पूरे डियर की लेग लेकर उसे ऑफर करने के लिए, जब उसे एक तेज रोर सुनाई देता है। हालांकि उसका पैर बुरी तरह इंजर्ड है, फिर भी वो आवाज की ओर भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका टाइगर फ्रेंड एक वुल्व्स के पैक से अटैक हो रहा है। वो तुरंत अपनी शॉटगन निकालता है। वुल्व्स उसे नोटिस करते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करें, हावर्ड ट्रिगर दबा देता है जिससे वुल्व्स डर कर भाग जाते हैं। हावर्ड टाइगर की तरफ देखता है और कहता है अब सब ठीक है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो देर से पहुंचा। टाइगर बुरी तरह से घायल है, वो बस हल्की सी परिंग की आवाज निकाल रहा है। हावर्ड उसे काम करने के लिए उसके पास जाता है। उसके और टाइगर के बिताए पलों की यादें उसकी आंखों में घूमने लगती हैं। टाइगर एक लॉयल क्रीचर था। हावर्ड उससे माफी मांगता है कि वो समय पर नहीं पहुंच सका। टाइगर अपनी आंखों से हावर्ड को देखता है, जैसे वो समझ रहा हो कि वो क्या कह रहा है। हावर्ड कहता है कि जल्द ही तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। फिर वो अपनी शॉटगन उसके सिर पर एम करता है और कहता है कि वो उसे याद करेगा और उसके लिए बदला लेगा। टाइगर समझ जाता है कि उसका एंड आ गया है। हावर्ड की आंखों से एक आंसू गिरता है और फिर वो ट्रिगर दबा देता है और इसी के साथ उस टाइगर की लाइफ खत्म हो जाती है। दोस्तों, नेचर वाकई बहुत क्रूल है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम हावर्ड को बाथ टब में सबरीना के साथ देखते हैं। वो नोटिस करती है कि हावर्ड थोड़ा डाउन लग रहा है और पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। हावर्ड कहता है कुछ नहीं, बस हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और बाहर की दुनिया और भी खतरनाक होती जा रही है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो अगले कुछ दिनों तक घर में रह सकती है। वो फिर कहता है मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बस थोड़ा वरीड हूं। सबरीना कहती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मुझे ग्रीन हाउस में काफी काम करना है। रोमांटिक एटमॉस्फेयर के बीच वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं प्रोटैगनिस्ट की खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। हावर्ड को जल्द ही वापस हंटिंग पर जाना पड़ता है। अब हावर्ड एक अल्ट्रा चैड सिग्मा बन चुका है। वो डियर स्किन आउटफिट पहनकर अपनी सेंट को मास्क करता है। वो शॉटगन और मिलिट्री नाइफ को परफेक्ट तरीके से हैंडल करना सीख चुका है। अब वो एक किलिंग मशीन बन चुका है। लेकिन जैसे हावर्ड ने सर्वाइवल टैक्टिक्स सीखी, वैसे ही वुल्व्स ने भी। हम देखते हैं कि वुल्व्स का एक पैक डियर के ग्रुप का पीछा कर रहा है। एक वुल्फ एक डियर पर लीप करता है अपने शार्प फैंग्स से उसे मारने के लिए, लेकिन फिर वो कुछ सुनता है, शायद कोई डियर पीछे रह गया हो। वुल्फ पोटेंशियल इजी प्रे की ओर भागता है, लेकिन ये एक ट्रैप था। एनिमल दर्द में चीखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हावर्ड अल्टीमेट चैड मोड में जानवर के सामने खड़ा होता है। वो अपनी नाइफ उठाता है और एक ही बार में जानवर का काम तमाम कर देता है। एक और जानवर गिर गया। सबरीना उसे आवाज देती है, लेकिन वो ट्रांस में इतना खोया हुआ है कि उसे सुनता ही नहीं। आखिरकार उसकी दूसरी कोशिश उसे होश में लाती है। सबरीना कहती है कि वो बहुत एब्सेंट माइंडेड लग रहा है और पूछती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है ताकि वो मदद कर सके।
हावर्ड बोलता है कि कुछ सीरियस नहीं है और उसे वापस सोने को कह देता है। सबरीना समझ नहीं पाती कि वो हावर्ड से और क्या कहे। थोड़ी देर बाद हावर्ड फिर से अपने ट्रांस में लौट आता है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, वो वुल्व्स। अपने परिवार को इस खतरे से बचाना ही उसकी प्रायोरिटी है। उनकी पिछली मुठभेड़ के बाद ये 4 भेड़ियों का झुंड अब 3 रह गया है। एक अजीब आवाज सुनकर वे अलग अलग हो जाते हैं और हावर्ड उनके पास ही कहीं मौजूद है। एक भेड़िया एक झाड़ी के पास जाता है जो उसे कुछ अलग सी लगती है। वो झाड़ी से आ रही अजीब लेकिन जानी पहचानी गंध को सूंघता है। अचानक झाड़ी से एक और भेड़िया निकलता है। छोटा भेड़िया उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाए, झाड़ी से एक शॉटगन का बैरल उसके मुंह में घुस जाता है। एक पॉइंट ब्लैंक शॉट उसके सिर को उड़ा देता है। बाकी 2 भेड़िए सब सुन लेते हैं और जल्दी ही हावर्ड को देख लेते हैं। हमारे प्रोटेगनिस्ट अल्ट्रा मास्टर सिग्मा चैड, वो 2 भेड़िए उसे घूरते हैं और उनकी नजरों में हत्या का इरादा साफ झलकता है। दिन है 170 और अपोकलिप्स का खेल खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। लेकिन हावर्ड को इसकी परवाह नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ वो भेड़िए घूम रहे हैं। उनकी मर्डरस गेज उसके दिमाग में बस चुकी है। उसे तभी शांति मिलेगी जब वो बाकी दोनों भेड़ियों से भी निपट लेगा। सबरीना उसे बुलाती है और बताती है कि आज उन्होंने स्टीम्ड फिश और रोस्ट मीट बनाया है। वो सोचती है कि उसने खाना बनाने में इंप्रूवमेंट किया है और उसने ये स्पेशल लंच हावर्ड के लिए बनाया है। लेकिन हावर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो बस कुछ सूखा मांस लेगा और कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगा। सबरीना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से हावर्ड जल्दी निकल जाता है और देर रात को लौटता है। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि वो साथ में खाना भी नहीं खा सकते। हावर्ड जवाब देता है कि उसे कुछ काम खत्म करने हैं ताकि वो चैन की सांस ले सके, और फिर वो उसके पास से इमोशनलेस सिग्मा की तरह निकल जाता है। सबरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुजारिश करती है कि वो कम से कम उसे ये बताए कि क्या चल रहा है। लेकिन हावर्ड सोचता है कि अगर उसने भेड़ियों का जिक्र किया तो सबरीना अपनी प्राउड नेचर की वजह से जरूर कुछ करने की कोशिश करेगी। इसलिए वो कहता है कि ये कुछ सीरियस नहीं है और सबरीना को टूटे हुए दिल के साथ छोड़ देता है। दिन 173। सबरीना हथौड़े की आवाज से उठती है और देखती है कि उसके कमरे की खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। हावर्ड बाहर खड़ा सब कुछ नेल्स से बंद कर रहा है। वो कहता है कि ठंड बढ़ रही है, इसलिए उसने खिड़कियों को रीइंफोर्स कर दिया। सबरीना कहती है कि उसने उससे मदद नहीं मांगी थी। हावर्ड उसे तुरंत टोकता है और कहता है कि वो मजाक के मूड में नहीं है। सबरीना कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही। हावर्ड अजीब बर्ताव कर रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा, जैसे वो वापस उस समय पर लौट आए हों जब उन्होंने शुरुआत की थी। हावर्ड कहता है कि वो गलत सोच रही है, लेकिन सबरीना जोर देती है। वो कहती है कि उनकी रिलेशनशिप में उन्होंने जल्दबाजी की और पूछती है कि क्या उसने इसे बस एक वन नाइट स्टैंड समझा था। हावर्ड इस बात से इनकार करता है और कहता है कि वो जो कुछ भी वो कर रहा है इस घर की सुरक्षा के लिए कर रहा है। तभी सबरीना गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि आखिरकार हावर्ड को सब कुछ बताना होगा। अगर वो सच में इस घर को बचाना चाहता है तो उसे कम से कम उसकी इज्जत करनी चाहिए। हावर्ड कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर गुस्से में बोलता है कि उन्होंने तय किया था कि सबरीना घर में रहेगी जबकि वो खाना ढूंढने जाएगा, और वो जिस चीज से निपटने जा रहा है उसमें सबरीना उसकी मदद नहीं कर सकती। आखिरकार वो कहता है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो वो उसे सब बता देगा। सबरीना निराश होकर उससे दूर चली जाती है और हावर्ड एक सच्चे इमोशनलेस सिग्मा की तरह सब कुछ अनदेखा करता है और सोचता है कि उसके पास नेल खत्म हो गए हैं। उसे हार्डवेयर स्टोर से और लाने होंगे। उसके दिमाग में सिर्फ वो 2 भेड़िए हैं और कैसे उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया, यही उसके दिमाग में चल रहा है। बर्फबारी बढ़ रही है और जल्द ही उनके पैरों के निशान भी मिट जाएंगे। तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है और हालात और खराब होने वाले हैं। उसे इन हंट से थोड़ा ब्रेक लेना होगा। उसका असली कंसर्न अब ये है कि कैसे उन्हें गर्म रखा जाए। भेड़ियों की समस्या से वो बर्फबारी रुकने के बाद निपटेगा। जब वो टूल स्टोर पहुंचता है तो देखता है कि ये काफी वेल मेंटेन्ड है और शायद उसे वहां हर वो चीज मिल जाएगी जो उसे चाहिए। वो अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लगता है। तभी उसे एक किताब मिलती है। जब हावर्ड देखता है तो उसे समझ आता है कि ये एक डीजल जनरेटर का मेंटेनेंस मैनुअल है। भाई किसने सोचा होगा। जैसे ही वो किताब को पलटता है उसे पता चलता है कि पुराने शेल्टर में जो जनरेटर उन्होंने छोड़ा था उसे वो इससे ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में सोचने लगता है, स्टोर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर स्टैटिक दिखने लगता है। हावर्ड चौंक कर उछल जाता है और फिर वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशन एडमिनिस्ट्रेटर। वो उसकी तरफ देखता है लेकिन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता। कुछ सेकंड बाद ही उसे याद आता है कि वो एक सिमुलेशन में है। वो पूरी तरह से भूल ही गया था। एआई उसे बताती है कि वो सिर्फ ये वार्न करने आई है कि सिमुलेशन 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा और उसे वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। हावर्ड शॉक में आ जाता है क्योंकि पुराने जीवन में वापस जाना उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। दृश्य बदलता है। सबरीना एक चिट्ठी लिख रही है। उसमें लिखा है कि उन्हें थोड़ा समय अलग बिताना चाहिए। वो कहीं और जा रही है और हावर्ड को उसके पीछे नहीं आना चाहिए। फिर वो मुड़ती है और चली जाती है।
दूसरी तरफ हावर्ड टीवी को टूटे हुए हालत में छोड़कर अपनी जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करता है और निकलने की तैयारी करता है। तभी पंजों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो दिखते हैं भेड़िए। उन्होंने हावर्ड का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लिया। हावर्ड बिना डरे कहता है कि वो उनके गुस्से को समझता है। आखिर उसने उनके परिवार को मारा है। वो अपने हथियार की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िए उससे तेज हैं। वो हावर्ड को ऐसा करने नहीं देते। हावर्ड उनकी इंटेलिजेंस पर हैरान होता है। तभी उसे बाईं तरफ खुला हुआ दरवाजा दिखता है। ये उसकी अकेली चांस है। वो स्टोर से बाहर भागता है और भेड़िए उसके पीछे है। उसकी गाड़ी कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी है। वो सीधे उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी टांग, जो नदी में गिरने के बाद से परेशान कर रही थी, फिर से दर्द करने लगती है। यही मौका भेड़ियों को चाहिए था। वो उस पर कूदते हैं और उसे बर्फ में गिरा देते हैं। बड़ा भेड़िया उसकी गर्दन पर बुरी तरह काटता है, जबकि छोटा उसकी टांग पर। हावर्ड दर्द में अपनी डीर स्किन कोट के बटन खोलता है और खुद को बड़े भेड़िए की पकड़ से छुड़ाता है। वो मौके का फायदा उठाकर छोटे भेड़िए को मुक्का मारता है, जो उसकी टांग पर काट रहा था। जल्दी से वो अपनी चाकू निकालता है और जानवर पर वार करता है। इसी बीच बड़ा भेड़िया फिर से हमला करता है और उसकी पीठ पर बुरी तरह काट लेता है। हावर्ड भेड़िए की आंख पर चाकू मारता है, लेकिन चाकू टूट जाता है। अब हालात और खराब हो गए। भेड़िया फिर से हमला करता है, लेकिन हावर्ड अपने पैरों से उसे रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वो टूटे हुए चाकू के साथ भेड़िए की दूसरी आंख पर वार करता है। भेड़िया दर्द से चीखता है, लेकिन उसके पंजे हावर्ड के चेहरे पर हमला करते हैं। हावर्ड अपने चाकू के हिल्ट से भेड़िए के सिर पर पूरी ताकत से वार करता है। वो अनकंट्रोलेबल रेज में लगातार वार करता रहता है। आखिरकार एक वार से उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है और वो चाकू का हिल्ट बर्फ में गिरा देता है। भेड़िया अब मरा हुआ लगता है। वो अपना बैग उठाता है वहां से जल्दी निकलने के लिए, लेकिन पीछे से दिखता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। भेड़िया बुरी हालत में, लेकिन बदले की प्यास लिए अपनी आखिरी ताकत से हावर्ड के हाथ को काट लेता है। हावर्ड खड़ा रहता है और जानवर को देखता है। वो कहता है कि वो उसकी विल पावर की इज्जत करता है, लेकिन वो उसे बदला लेने का मौका नहीं दे सकता, क्योंकि उसे सबरीना की सुरक्षा करनी है। वो अपना हाथ भेड़िए के मुंह से खींचता है, जिससे उसकी त्वचा फट जाती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बैग को अंदर फेंकता है, लेकिन तभी उसे जबरदस्त दर्द महसूस होता है। न सिर्फ एक, बल्कि दोनों भेड़िए उसकी टांगों पर काट रहे थे। भाई, ये तो मरते ही नहीं। हावर्ड खुद से कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता। वो गाड़ी का ट्रंक खोलता है, जहां से एक पिस्तौल गिरती है। ये सबरीना की गन थी। बिना कुछ सोचे वो भेड़ियों की तरफ पलटता है और फायर करता है। भेड़िए उसकी टांगें छोड़कर भाग जाते हैं। हावर्ड जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, ताकि भेड़िए फिर से हमला न कर सकें। उसका पूरा शरीर लड़ाई के एड्रेनलिन से कांप रहा है। वो खुद से कहता है कि उसे जनरेटर को ठीक करना जरूरी है। तभी सबरीना के पास उसके सर्वाइवल के अच्छे चांस होंगे। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तेल का टैंक शायद -30 डिग्री की ठंड में जम गया था। उसे तेल को गर्म करना होगा, लेकिन उसके पास अब समय नहीं बचा था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। बाहर भेड़िए अब भी मंडरा रहे थे। हावर्ड के पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वो होश खोने लगा और फिर उसकी आंख खुलती है। वो सुरक्षित है। सबरीना उसके पास बैठी है। वो बताती है कि उसने उसे टूटी हुई गाड़ी के साथ बेहोश पाया और वो अपनी गाड़ी में उसे वापस ले आई। हावर्ड कहता है कि उसे लगा वो मर चुका था। सबरीना कहती है कि उसे भी यही लगा था। हावर्ड पूछता है कि जब उसने उसे पाया तो क्या उसके पास कुछ था। सबरीना कहती है कि उसके पास एक बैग था, जिसे वो घर ले आई। बैग की याद आते ही हावर्ड तुरंत उठने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इससे वो जनरेटर ठीक कर सकता है। सबरीना कहती है कि वो अभी भी घायल है और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन हावर्ड मना कर देता है। वो कहता है कि उसे ये करना ही होगा। ये उसकी लिस्ट का आखिरी काम है। सबरीना उसे रोकने की कोशिश करना छोड़ देती है और कहती है ठीक है, ये समझते हुए कि हावर्ड वैसे भी उसकी बात नहीं मानने वाला। हावर्ड चुपचाप वहां से निकलता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं हावर्ड को गैरेज में जनरेटर ठीक करते हुए, और बस बिजली वापस आ जाती है। ये देखकर तो हावर्ड लगभग रो ही पड़ता है कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई। वो सबरीना को चिल्लाकर पूछता है, देखा तुमने? और अंदर से जवाब आता है, तुम पागल हो। अपनी अचीवमेंट से खुश हावर्ड घर की तरफ लौट रहा होता है, जब उसकी नजर सबरीना की गाड़ी पर पड़ती है, जिससे वो उसे वापस लाई थी। हावर्ड देखता है कि गाड़ी का एयरबैग खुला हुआ है। आगे का हिस्सा पूरी तरह से डेंटेड है और बम्पर पर खून लगा हुआ है। करीब से देखने पर उसे टायर में एक भेड़िए का दांत फंसा हुआ मिलता है। अब सारी बात साफ हो जाती है। हावर्ड ने भेड़ियों का सारा एचपी खत्म कर दिया था और सबरीना ने आकर उनका खात्मा कर दिया। वो उस सीन की कल्पना करता है जो शायद हुआ होगा। इसके बाद जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, उसकी नजर धुंधली हो जाती है और वो बेहोश होने की कगार पर आ जाता है। भेड़ियों से हुई लड़ाई में उसे जो चोटें लगी थीं, वो बहुत गहरी थीं। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। हावर्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और अंदाजा लगाता है कि गाड़ी के बम्पर का डेंट शायद पेड़ से टकराने की वजह से हुआ है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि सबरीना ने आखिरी बचे भेड़िए को लिटरली एक पोल से चिपका दिया। यार, ये औरत सच में बहुत खतरनाक है।
आखिरकार हावर्ड अपनी साथी के एफर्ट्स को मान्यता देता है। जब वो वापस घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि दो भेड़ियों की खाल सूखने के लिए टंगी हुई है। सबरीना किचन में मांस काट रही होती है जब हावर्ड वहां पहुंचता है। वो उसे पीछे से गले लगाता है और उसके लिए सब कुछ करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। साबरीना पूछती है, तुम इतने इमोशनल कब से हो गए? तुम तो अपने आप को सिग्मा मेल कहते थे, है ना? हावर्ड उसे पैटी ना होने के लिए कहता है और माफी मांगता है। सबरीना बस पूछती है, क्या तुमने कभी भेड़िए का मांस चखा है? हावर्ड मना करता है तो सबरीना कहती है, आज खाओगे? हावर्ड जवाब देता है, आज ज्यादा बना लो क्योंकि आज रात बहुत काम करना है। भाई, इस बंदे को अपनी प्रायोरिटीज पता है। डे 178। एपोक्लिप्स खत्म होने में बस 2 दिन बचे हैं। शहर पूरी तरह से जमा हुआ है, लेकिन कई दिनों के बाद पहली बार सूरज निकला है। सबरीना बेडरूम की खिड़की से ये देखती है और हावर्ड को बताती है, जो अब भी लेटा हुआ है। हावर्ड कोई जवाब नहीं देता। सबरीना पूछती है, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन हावर्ड बहुत थका हुआ लगता है। वो पूछती है, तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? और दवा लेने जाती है। हावर्ड बहुत कमजोर आवाज में उसे बुलाता है और कहता है कि वो चिंता न करे, उसे सर्दी नहीं है। सबरीना टेंस हो जाती है, लेकिन माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम मजाक कर रहे हो और तुम ठीक हो जाओगे। वो याद दिलाती है कि हावर्ड ने कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। तूफान में घर शिफ्ट करना, बर्फीले तूफान में शिकार करना और जनरेटर ठीक करना। उसकी वजह से आज उनके पास फिर से बिजली है। सबरीना कहती है कि ये कितना अब्सर्ड है कि ऐसा बंदा अब तक बॉस की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। वो कहती है, अगर हम कंपनी में होते तो मैं तुम्हें क्वार्टर का बेस्ट एम्प्लॉय बना देती। हावर्ड जवाब देता है, धन्यवाद मेरी बॉस और प्यारी पत्नी। सबरीना झट से कहती है, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, और उसे दवा एक ही बार में खत्म करने को कहती है। हावर्ड ग्लास पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर फिर से धुंधली हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सबरीना पूछती है, तुम ठीक हो? लेकिन ग्लास हाथ से छूटकर गिर जाता है और 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है। जब हावर्ड की आंख खुलती है तो उसके सामने एक शानदार नजारा होता है। सबरीना सिर्फ अंडरवियर में उसके उठने का इंतजार कर रही होती है। सबरीना कहती है, मैंने तुम्हारा प्लान पकड़ लिया। तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहे थे। वो कहती है कि इस बार माफ कर रही हूं, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो सजा मिलेगी। फिर पूछती है, क्या तुम कोई नई पोजीशन ट्राई करना चाहोगे? हावर्ड सीधा मूड खराब करते हुए कहता है, उठो, हमें बात करनी है। सबरीना शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम कैसे आदमी हो? और चिल्लाने लगती है कि उठ जाओ। वो रोते हुए कहती है कि उसके सारे एफर्ट्स उसे ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहे। हावर्ड कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वो जानता है कि वो मर रहा है। वो सबरीना को बताता है कि गैस 3 महीने तक चलेगी और जब वो खत्म हो जाए तो उसे नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहां बड़ा रिजर्व है। वो उसे बताता है कि सब्जियों के बीज कैसे लगाने हैं और उसने सारे सही नामों के साथ लेबल कर दिए हैं। वो पूछता है कि क्या उसे डीजल जनरेटर चलाना आता है। वो कहता है कि जब वो नए घर की तलाश करे तो ऐसा घर चुने जो सिर्फ दिखने में अच्छा ना हो बल्कि ठंड से बचा सके। डे 180, अपोकलिप्स का आखिरी दिन। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, डिशेवल्ड, कमजोर, घायल, एक व्हील चेयर में मैंशन की बालकनी से बाहर का नजारा देखते हुए। सबरीना कहती है कि आज का दिन कल से ज्यादा गर्म है और जल्द ही तापमान 0 से ऊपर चला जाएगा। वो कहती है कि जब बर्फ पिघल जाएगी तो वो सर्वाइवर्स ढूंढने के लिए नॉर्थ जाएगी। हावर्ड सबरीना से पूछता है, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? सबरीना उसे देखती है जैसे उसे पता है कि वो कुछ ऐसा कहने वाली है जो उसे चोट पहुंचाएगा। फिर वो कहती है, नहीं। हावर्ड मुस्कुराता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो बिना किसी चिंता के जा सकता है। वो खुद से कहता है कि अब इस सपने से जागने का समय आ गया है, और फिर वो आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लेता है। सबरीना बोलती रहती है, तुम ऐसे इंसान हो जो खुद से भरे हुए हो और कभी दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। क्यों वो उससे प्यार करती? सबरीना कहती है कि हावर्ड में कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। जब वो उदास होती थी तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जो उसे चीयर अप कर सके, और हमेशा उसने सब कुछ अकेले ही किया। ये कहते हुए सबरीना टूट जाती है और हावर्ड के शरीर के पास बैठकर रोने लगती है। वो उसे बेवकूफ कहती है, लेकिन इस बार हावर्ड उसे सुन नहीं सकता था। उसकी कॉन्शियसनेस अब वहां नहीं थी। हावर्ड आखिरकार उस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड से लौट आता है। जैसे ही वो पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका इंतजार कर रही होती है और उसे चैलेंज पूरा करने पर बधाई देती है। धीरे धीरे हावर्ड को होश आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जी लिए हैं। हावर्ड, जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वो फिर से वही गूफी इंसान बन जाता है जो शुरुआत में था। एआई उसे बताती है कि ये नॉर्मल है कि वो वहां हुए हर इंसिडेंट को क्लियरली याद ना कर पाए, क्योंकि सिस्टम उसकी मेमोरी को डिस्टर्ब करता है ताकि वो रियल लाइफ और ड्रीम को कंफ्यूज ना करे। 1 महीने में उसे धीरे धीरे पूरा ड्रीम याद आ जाएगा, और जब उसके दिल में शांति होगी तो उस ड्रीम को एक सच की तरह एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। हावर्ड कहता है कि उसे कुछ याद आ रहा है जो उसने खुद से लाखों बार कहा था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट भूल नहीं सकता। जैसे ही वो इसके बारे में सोचता है, उसे बहुत दुख होता है और वो तुरंत रोने लगता है। वो पूछता है, क्या वो ड्रीम वर्ल्ड अब भी एग्जिस्ट करेगा? एआई कहती है कि वो सिर्फ एक गेम था और अब वो खत्म हो गया है। चाहे जितनी भी यादें हों, उसे याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक ड्रीम था।
इससे ज्यादा कुछ नहीं, और उसकी एक रियल लाइफ है जिसे उसे जीना है। हावर्ड इससे सहमत होता है और कहता है कि ये सवाल पूछना ही उस ड्रीम से जुड़ी इकलौती चीज है जो उसे याद है। उसकी बाकी मेमोरीज अब धुंधली हो चुकी हैं। फिर सिस्टम कहता है कि अब स्कोर्स कैलकुलेट करने का टाइम है। वो अपनी छड़ी या जो भी वो चीज है पोर्टल की तरफ पॉइंट करता है जहां गेम के फाइनल स्कोर्स दिखते हैं। सरप्राइजिंगली गेम की डिफिकल्टी लेवल 0 थी। हावर्ड का ग्रेड भी था और उसने 50 क्रेडिट्स कमाए। बंदा 0 डिफिकल्टी गेम में ऑलमोस्ट मर गया। सोचो आगे क्या होने वाला है। हावर्ड पूछता है कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि उसे बी मिला। सिस्टम समझाता है कि फाइनल स्कोर उस वर्ल्ड में बचे हुए इंसान के सर्वाइवल चांसेस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो अकेला सर्वाइवर होता तो उसे डी मिलता। उन जानवरों को मारना जो उनकी जान के लिए खतरा थे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना ऐसी चीजें हैं जो उसकी पार्टनर के सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर उसने सारे जरूरी इक्विपमेंट कलेक्ट किए होते, अबंडेंट फूड स्टोर किया होता और एक ट्रांसमिशन स्टेशन बनाया होता ताकि दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढ सके या जंगली जानवरों को टेम कर सके, तो उसे एस ग्रेड मिलता। हावर्ड कहता है कि मैं कोई बियर ग्रिल्स या प्रोफेशनल सर्वाइवलिस्ट नहीं हूं। सिस्टम जवाब देता है कि किसी भी गेम का मेन एसेंस यही है कि वो इंसान को ऐसी एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस दे जो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकता। वो कहता है कि अपोकलिप्स सर्वाइवल चैलेंज सिर्फ एक लेवल 0 चैलेंज था, एक ट्यूटोरियल, और असली चैलेंज 1 महीने में शुरू होगा। सिस्टम एक दूसरे पोर्टल की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन इन्वेजन, और वहां एक क्रीपी एलियन के साथ काउंटडाउन चल रहा होता है। वो कहता है कि सभी चैलेंजेस पर सेम क्राइटेरिया लागू होते हैं और इस गेम का मेन इंटेंशन ये है कि प्लेयर्स में रियल लाइफ सिनेरियोज में जस्टिस की सेंस को एलिवेट किया जाए। आखिरकार इंसान एक टीम है जिसके पास एक कॉमन डेस्टिनी है। हावर्ड कहता है कि उसे सोचना पड़ेगा कि वो इस गेम को कंटिन्यू करेगा या नहीं। अभी जो उसकी धुंधली मेमोरीज हैं वो उसे बहुत बुरा फील करवा रही हैं और ये सब बहुत एग्जॉस्टिंग है। सिस्टम जल्दी से कहता है कि ये हमेशा इतना बुरा नहीं था। आखिरकार उसके कुछ डेज बहुत हैप्पी थे, स्पेशली जब वो बेड में था। सिस्टम उसे और सबरीना के कुछ इंटीमेट सीन्स दिखाता है। हावर्ड शॉक में चला जाता है और चिल्लाने लगता है, ये गलत है, मेरी प्राइवेसी का सम्मान करो। सिस्टम कामली कहता है कि रिलैक्स करो, मैं इमोशनलेस एआई हूं, तुम्हारी प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हावर्ड पूछता है कि क्या सबरीना रियल लाइफ में ये मेमोरीज रिटेन कर सकती है। सिस्टम कहता है नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में जो होता है वो वहीं रहता है। लेकिन उसी मोमेंट हम देखते हैं रियल वर्ल्ड की सबरीना को जो टीयर्स के साथ जाग रही होती है। कहानी आगे बढ़ती है। हावर्ड कहता है कि इस गेम में कुछ गड़बड़ है, ये किसी रियल कंपनी का हिस्सा नहीं हो सकता। वो अपने घर वापस जाने की इच्छा जाहिर करता है। एआई बताती है कि उसे बस अपनी लेफ्ट आई को रब करना है सिस्टम मेन्यू एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन चूंकि उसने चैलेंज कंप्लीट किया है वो एक रिवॉर्ड का हकदार है। हावर्ड कहता है रिवॉर्ड को मेरे एड्रेस पर भेज दो, लेकिन एआई उसे इग्नोर करती है। वो अपनी छड़ी या जो भी वो चीज है हिलाती है और एक डार्क मिस्ट उन दोनों को घेर लेती है। हावर्ड घबरा जाता है। एआई उसे काम डाउन करने को कहती है, ये बताते हुए कि सिस्टम उसके लिए सही रिवॉर्ड डिसाइड कर रहा है। प्रोटेगनिस्ट मिस्ट के बीच खड़ा रहता है। वो कुछ समझ नहीं पाता जब तक कि उसके पीछे 2 वुल्व्स प्रकट नहीं होते। उसे याद आता है कि उसने वुल्व्स के खिलाफ लड़ाई की थी और डेडली कॉम्बैट की मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैशेस की तरह आने लगती हैं। फिर वो देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, एक केवमैन जिसके हाथ में भाला है। केवमैन भाले को पूरी ताकत से फेंकता है और एक वुल्फ को इंस्टेंटली मार देता है। तभी हावर्ड को उसका रिवॉर्ड मिलता है, एक हंटिंग स्किल, प्रिसाइज थ्रो। हावर्ड को यह समझ नहीं आता कि यह स्किल काम कैसे करती है। जैसे ही वो एआई से पूछने वाला होता है उसे अलार्म क्लॉक की आवाज सुनाई देती है। वो उसका फोन होता है जो उसे काम के लिए उठाने की कोशिश कर रहा होता है। सोचो, बंदा वर्चुअल रियलिटी में पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में 6 महीने बिताकर आया है जहां उसे सर्वाइवल के लिए हंटिंग करनी पड़ी, और अब वापस लौटते ही उसे काम पर जाना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हावर्ड को रियलाइज होता है कि सिस्टम ने उसे किसी तरह फोर्सफुली जगाया क्योंकि उसने खुद गेम से एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था। वो अपनी लेफ्ट आई रब करता है सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। ये सब देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये सोचते हुए कि ये सब ड्रीम है या फिर वो रियल वर्ल्ड में है। उधर ड्रीम वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी परेशान है। वो दूसरी एआई से पूछती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक गेम से क्यों बाहर चला गया। अलर्ट बजता है, सिस्टम फेलियर, मेमोरी कंट्रोल फंक्शन डीएक्टिवेटेड। एआई को कुछ समझ नहीं आता और वो दूसरी एआई से एरर कोड ट्रेस करने को कहती है। एरर कोड Z1, लोडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। फिर हम देखते हैं सबरीना को जो अभी उसी गेम के अंदर ड्रीम देख रही है। एआई पूरी तरह से टर्मोइल में है। वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ड्रीम विद इन अ ड्रीम कैसे पॉसिबल है। वो सिस्टम को ग्लिच फिक्स करने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके डेटाबेस में कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है। एआई पूछती है, क्या तुम मुझसे खुद करेक्शन कोड लिखने की उम्मीद कर रहे हो? मैं तो सिर्फ एक सिस्टमिक बटलर हूं, मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। फिर सार्कास्टिकली कहती है, अरे अगर मैं रियल चैट जीपीटी होती तो जरूर कर लेती। फिर हम देखते हैं कि सबरीना अपने सपने से जागती है। उसके बगल में 2 औरतें खड़ी हैं जो उसकी आंखों से आंसू बहते देख रही हैं।
बड़ी वाली औरत पूछती है, क्या आप ठीक हो? सबरीना कहती है कि उसने एक बहुत लंबा सपना देखा, पर उसे उसकी डिटेल्स याद नहीं। फिर वो पूछती है कि वो दोनों उसके रूम में क्या कर रही थीं। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर थोड़ा झेंपती हैं। उनमें से एक कहती है, कल रात आप स्लीप वॉकिंग कर रही थीं, आप किचन में गईं, एक नाइफ उठाया और कुछ बड़बड़ाने लगीं, जैसे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सबरीना तुरंत पहचान जाती है कि ये तो वही सपना था। सर्वेंट कहती है कि उसे डर लगने लगा कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसने सबरीना के सेक्रेटरी को बुला लिया। सेक्रेटरी तुरंत पूछती है कि क्या सबरीना कुछ दिन का छुट्टी लेना चाहेंगी, पर सबरीना अभी भी रोते हुए कहती है, ये सिर्फ सपना नहीं था, इससे कहीं ज्यादा था, ये बहुत रियल था। अब सीन शहर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ कार्स, लोग, हॉर्न्स, सायरन और पॉल्यूशन है। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव करने के बाद हावर्ड के लिए नॉर्मल लाइफ में वापस आना थोड़ा अजीब था। अचानक कोई उससे टकरा जाता है, एक जवान लड़का जो जल्दी में है। वो कहता है, भाई ध्यान से चलो। हावर्ड माफी मांगता है। उसे बड़े शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी की आदत नहीं रही। फिर वह उस शॉप पर रुकता है जहां वो पहले काम पर जाने से पहले खाना खाता था। कुक उससे पूछता है, कैसे हो भाई? हावर्ड कहता है, ठीक हूं, या शायद ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं। कुक बताता है कि उसका कोई रिश्तेदार उसे अपने किसी कजन की लड़की से मिलाने की बात कर रहा था और वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो हावर्ड को उससे मिलवा सकता है। लेकिन बात खत्म होने से पहले कुक देखता है कि हावर्ड कुछ अजीब कर रहा है। वो तंदूर की आग से खुद को गर्म कर रहा है। कुक पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हावर्ड बस कहता है, हाँ, बस थोड़ी ठंड लग रही थी। फिर कुक पूछता है, तो क्या लड़की से मिलवाऊं? लेकिन हावर्ड कहता है, नहीं, मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। भले ही वो मेमोरीज बहुत रियल लग रही थीं, वो सब सिर्फ एक सपना था जो एक गेम का पार्ट था, एंड अब वो खत्म हो चुका था। फिर हावर्ड अपनी कंपनी पहुंचता है। सुबह के 7:50 हो रहे हैं और वो लगभग लेट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काम पर गए हुए लाखों साल हो गए। तभी वो महसूस करता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो डोनाल्ड है, उसका पार्टनर, जिसे वो गेम में मैनिक्विन से बात करते हुए इमेजिन करता था। हावर्ड कहता है, यार हमें मिले काफी टाइम हो गया। लेकिन डोनाल्ड समझ नहीं पाता। आखिरकार उसके लिए तो वो दोनों लास्ट नाइट कंपनी डिनर में मिले थे। हावर्ड कहता है, अरे हाँ, हम कल रात ही तो मिले थे। डोनाल्ड उसे याद दिलाता है कि उनकी डिपार्टमेंट में बहुत हलचल है। एक रूमर सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को आज काम से निकाला जाएगा, और उसे समझाता है कि तुम्हारी तो बॉस के साथ हमेशा से नहीं बनती, तो शायद तुम्हें ही सबसे पहले निकाला जाए। हावर्ड कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही क्विट करने वाला हूँ। आखिरकार ये दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत है, मेरे पास और भी चॉइसेस हैं। मैं क्यों किसी के बनाए रूल्स को फॉलो करूं? अब वो बीच पर अपनी आर्ट बेचेगा और नेचर के साथ जिएगा। डोनाल्ड हावर्ड की बातों से हैरान हो जाता है और उसे स्कूल के टाइम का हावर्ड याद आता है। वो कहता है, यार तुम बदले हुए लगते हो। हावर्ड पूछता है, कैसे? डोनाल्ड कहता है, नॉर्मली तुम अभी कंप्लेंट कर रहे होते। और ये सच था। गेम से पहले हावर्ड एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी था, जो हमेशा दूसरों की रिकॉग्निशन के लिए परेशान रहता था। लेकिन अब जो कुछ उसने गेम में एक्सपीरियंस किया, उसने उसे खुद की लाइफ के लिए मेहनत करने की आदत डाल दी थी। फिर हावर्ड अपने डेस्क पर पहुंचता है और अब वो फाइनली पूरी तरह से रियल वर्ल्ड में वापस आ गया है। लेकिन अब वो क्या करे? हावर्ड ने इतने लंबे टाइम तक काम से दूरी बनाई थी कि उसे याद भी नहीं था कि उसने अपने टास्क्स कहाँ छोड़े थे। वो कुछ क्लाइंट्स के नाम लिखने की कोशिश करता है जिनसे उसे कांटेक्ट करना है, लेकिन उसे खुद ही ठीक से समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो अपना काम बीच में ही छोड़ देता है और पेपर को क्रम्पल करके बिना देखे पीछे की तरफ ट्रैश कैन में फेंक देता है। और उसी मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि उसमें सच में कुछ अलग है। हावर्ड एक और पेपर फाड़ता है और इस बार थोड़ा डिस्टेंस लेता है। वो एम करता है और उसी पल ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास की सारी चीजें गायब हो गई हैं। बस वहां वो है और उसका टारगेट। उसे फील होता है कि उसे कितनी एग्जैक्ट दूरी और फोर्स चाहिए थ्रो करने के लिए। फिर वो थ्रो करता है और ये एक परफेक्ट शॉट था। वो खुद इंप्रेस हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली एंगल और फोर्स एडजस्ट कर लिया। फिर उसे फाइनली समझ आता है कि ये ड्रीम का चैलेंज जीतने का रिवॉर्ड है। उसने प्रिसाइज थ्रोइंग स्किल अनलॉक कर ली है। हावर्ड ये सब देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसे लगा था कि ये एबिलिटी सिर्फ गेम के अंदर ही काम करेगी। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो और दूर रखे ट्रैश कैन पर एम करके ट्राई करेगा। लेकिन जब वो पेपर बॉल थ्रो करता है तो वो सीधा उसके बॉस के फेस पे लगती है। बॉस अपनी कंपोजर बनाए रखते हुए बस इतना कहता है, हावर्ड मेरे ऑफिस में आओ। हावर्ड को समझ आ जाता है कि अब वो पक्का मुसीबत में है। ऑफिस में गॉसिप्स तुरंत शुरू हो जाती है। उसके कॉलिग्स स्पेशुलेट करने लगते हैं कि अब हावर्ड को फायर किया जाएगा। कोई कहता है, वैसे भी मुझे वो कभी पसंद नहीं था। दूसरा हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है कि वो डेप्थ में भी है। लेकिन वही डोनाल्ड, जो हावर्ड का एकमात्र असली दोस्त है, वो अपने दोस्त के लिए टेंस हो जाता है। वो सोचता है कि आज उसे क्या हो गया है। बॉस के ऑफिस में बॉस हावर्ड से बैठने को कहता है। जैसे ही वो बैठता है, बॉस एक कप चाय डालता है और कहता है, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। हावर्ड को समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, लेकिन हावर्ड के पास उसके एक्शंस को एक्सप्लेन करने का ज्यादा टाइम नहीं होता।
हावर्ड कहता है कि पिछले 2 सालों में उसने अपनी जॉब को बहुत डेडिकेटेडली किया, लेकिन आज उसने एक छोटी सी गलती की। तो अगर वो आज नौकरी से निकाला जाता है तो कम से कम उसे अपनी लास्ट मंथ की सैलरी तो मिलनी चाहिए। फिर बॉस हावर्ड के पास आता है और उसे हग करता है। वो कहता है, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने मुझे पिछले 2 सालों में इतनी चीजें सिखाई हैं। इस पर हावर्ड और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। बॉस बात जारी रखते हुए कहता है कि कंपनी एक नया डिपार्टमेंट बना रही है जो मिस्टर लियू लीड करेंगे, और ये मिस्टर लियू इंसिस्ट कर रहे थे कि हावर्ड उनकी टीम में हो। अब समझ आता है कि बॉस हमारे प्रोटैगनिस्ट को क्यों खुश करने की कोशिश कर रहा है। भले ही हावर्ड कहता है कि उसे मिस्टर लियू के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन बॉस कहता है, वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी पोटेंशियल देखी थी, वैसे ही शायद मिस्टर लियू ने भी देखी होगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि एक दिन तुम कंपनी में आगे बढ़ोगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें दूसरों से ज्यादा टास्क्स दिए, ताकि तुम चीजें सीख सको। हावर्ड कहता है कि वो तो रिजाइन करने की सोच रहा था, लेकिन बॉस कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुनने में आया है कि नए डिपार्टमेंट में लोगों की सैलरी एवरेज से 20% ज्यादा होगी। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हावर्ड ने अपने दोस्त डोनाल्ड को अपनी प्रमोशन के बारे में बता दिया है। वो कहता है कि अगर वो रिजाइन भी करता तो उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जाएगा। शायद थोड़ा और रुकना ही सही रहेगा। तभी कोई आता है और कहता है, तुम्हें प्रमोशन कैसे मिली? वो अपसेट है क्योंकि उसने बॉस की इतनी चापलूसी की, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वो पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो मेरी जगह तुम्हें प्रमोशन मिला है? हावर्ड जवाब देने ही वाला था कि बॉस वहां आ जाता है और उस आदमी को चुप रहने के लिए कहता है। उसके साथ मिस्टर लियू भी होते हैं। बॉस उनसे माफी मांगता है कि उन्हें ये सब देखना पड़ा, और हावर्ड से कहता है कि वो उसके ऑफिस में आ जाए। मिस्टर लियू तुरंत कहते हैं, मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट से नेगेटिव वाइब्स आ रही है और ये इग्नोर नहीं की जा सकती। फिर वो उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम मेरी एबिलिटी डाउट कर रहे हो कि मैं केपेबल एम्प्लॉयज चुन सकता हूं या नहीं? वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर लियू। बॉस उसे हार्शली स्कोल्ड करता है और कहता है, मुझे तो तुम्हें बहुत पहले सबक सिखाना चाहिए था। तुम हमेशा जल्दबाजी और लापरवाही करते हो। तुम्हारे जगह टीम लीडर की पोजीशन किसी बेहतर इंसान को मिलनी चाहिए। फिर वो डोनाल्ड से पूछता है, क्या तुम टीम लीडर बनना चाहोगे? डोनाल्ड तुरंत हाँ कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो अच्छा काम करेगा। फाइनली बॉस कहता है कि हावर्ड को आज काम करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी चीजें पैक करनी चाहिए और नए डिपार्टमेंट के लिए तैयार होना चाहिए। हावर्ड बस अग्री करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि बॉस उसे सिर्फ इसलिए बटर कर रहा है क्योंकि मिस्टर लियू वहां है। मिस्टर लियू हावर्ड से कहते हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद नए डिपार्टमेंट की एक गेट टुगेदर होगी, जहां चीजों को डिस्कस किया जाएगा और वो अपने नए कॉलीग्स से मिल सकता है। फिर वो बाकी ऑफिस स्टाफ की तरफ देखते हैं, जो ऑब्वियसली ये सारी बातें गॉसिप्स के लिए सुन रहे थे। मिस्टर लियू सभी से कहते हैं कि ये जो रूमर था कि डिपार्टमेंट के सभी लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, वो गलत है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सभी की जॉब सेफ है। अब आप लोग वापस काम शुरू कर सकते हैं। हावर्ड उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये आदमी अचानक उससे इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। आखिरकार उन्होंने तो पहले कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। जहां तक मिस्टर लियू का सवाल है, वो हावर्ड की तरफ एक आखिरी बार देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बस एक एवरेज एम्प्लॉय जैसा लगता है। फिर भी सबरीना ने ये क्यों इंसिस्ट किया कि उसे नए डिपार्टमेंट में रखा जाए? कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पेरेंट्स से फोन पर बात कर रहा है। उसकी माँ पूछती है कि क्या वो स्प्रिंग फेस्टिवल पर घर आ रहा है, क्योंकि उसे घर आए हुए 2 साल हो गए हैं। हावर्ड पूछता है कि वे कैसे हैं और पापा कैसे हैं। माँ कहती हैं कि सब ठीक है और वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती हैं। हावर्ड कहता है कि उसका काम अच्छा चल रहा है। वो अपनी प्रमोशन का जिक्र करता है और ये भी कहता है कि वे जल्द ही सारा कर्ज चुका देंगे। उसकी माँ पिछले कुछ सालों की मुश्किलों के लिए माफी मांगती हैं। हावर्ड कहता है, कोई बात नहीं, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। तभी अचानक एक कोवर्कर हमारे प्रोटेगनिस्ट को बुलाती है। वो अपना नाम सैंडी बताती है और कहती है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टीम लीडर है और उसने हावर्ड की फोटो पेरोल में देखी थी। हावर्ड उसका स्वागत करता है। सैंडी पूछती है कि क्या वो नए डिपार्टमेंट की गेट टुगेदर में जा रहा है। वैसे ये गेट टुगेदर एक मैंशन में होगी, वही मैंशन जहां अपोकलिप्स के दौरान हावर्ड सबरीना के साथ रहता था। सैंडी बताती है कि मिस्टर लियू को अपने घर पर पार्टीज रखना पसंद है और वो कहती है कि वे दोनों साथ जा सकते हैं। हावर्ड अग्री करता है, ये सोचते हुए कि सपने और हकीकत का ये कनेक्शन कितना अजीब है। सैंडी उसे वार्न करती है कि मिस्टर लियू क्लीनलीनेस को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है और हावर्ड को वहां संभल कर रहना चाहिए। हावर्ड को फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो हंट के बाद घर आता था, खून और कीचड़ से सना हुआ, और वो पूरा फ्लोर गंदा कर देता था। सैंडी उसे सलाह देती है कि वो बाथरूम यूज न करे। हावर्ड को याद आता है कि कैसे सबरीना उसे टॉयलेट सीट नीचे न करने पर डांटती थी। फिर वो कहती है कि घर के किसी और कमरे में न जाए, खासकर मिस्टर लियू के बेडरूम में। हावर्ड को याद आता है कि वहां उसके और सबरीना के बीच क्या क्या हुआ था। सैंडी पूछती है, क्या हुआ? क्योंकि हावर्ड थोड़ा एम्बैरेस्ड लग रहा था। हावर्ड कहता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। तभी दोनों चीखें सुनते हैं, कोई चिल्ला रहा है, चोर! एक थीफ एक औरत का पर्स लेकर भाग गया।
हावर्ड ये देखते ही सैंडी का बैग उठा लेता है। सैंडी समझ नहीं पाती कि वो क्या कर रहा है। हावर्ड थीफ पर एम करता है। सैंडी कहती है, ये बहुत दूर है, तुम उसे नहीं मार पाओगे, और बैग में इंपॉर्टेंट फाइल्स भी हैं। थीफ एक फेंस की तरफ भागता है। वो अपनी राइट हैंड से पुश लेकर जंप करता है। तभी हावर्ड अपनी थ्रोइंग स्किल एक्टिवेट करता है। वो बैग पूरी ताकत से फेंकता है और बैंग, बैग थीफ के उस पैर पर लगता है जो उसे सपोर्ट देने वाला था। थीफ मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थीफ को हैंडकफ लगाया जा रहा है और हावर्ड सैंडी के पेपर्स जमीन से उठाता है। वो सोचता है कि शायद सैंडी उस पर नाराज होगी, लेकिन सच तो ये है कि सैंडी को ये सब अमेजिंग लगता है। वो यकीन नहीं कर पाती कि हावर्ड ने इतनी दूरी से थीफ को हिट किया। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे ये स्किल सिखा सकते हो? जो लोग थीफ का पीछा कर रहे थे वे दोनों की मदद करते हैं पेपर्स कलेक्ट करने में। वो औरत जिसका बैग चोरी हुआ था कहती है, कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। पेपर्स उठाते समय हावर्ड को एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है यूएलए कैपिटल। वो पूछता है, ये कार्ड फाइल्स में था? सैंडी कंफर्म करती है और बताती है कि ये कंपनी उनकी इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। इस कंपनी के ओनर मिस्टर लॉरेंस हैं और ये दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में से एक के हेड हैं। हावर्ड सोचता है कि ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। सैंडी बताती है कि एक रूमर है कि मिसेस सबरीना और मिस्टर लॉरेंस डेटिंग कर रहे हैं और दोनों एक साथ क्रूज पर जा रहे हैं। हावर्ड को याद आता है कि लॉरेंस वही व्यक्ति है जिसका जिक्र सबरीना ने उसके सपने में किया था। हावर्ड उठता है और सैंडी से जल्दी करने को कहता है ताकि वो सोशल गेट टुगेदर के लिए लेट ना हो। वो खुद से कहता है, भूल जाओ, ये सब सिर्फ एक गेम था। मैंशन पर पहुंचने पर सैंडी कहती है कि ये पार्टी मैंशन के बैकयार्ड में हो रही है। वो हावर्ड को डायरेक्शंस देने लगती है, लेकिन फिर देखती है कि हावर्ड तो पहले ही अंदर जा रहा है। वो सोचती है, चलो कोई बात नहीं। हावर्ड इस जगह को सबसे अच्छी तरह जानता है तो वो लीड करता है। दोनों पार्टी तक पहुंचते हैं। सैंडी इंप्रेस्ड होती है और कहती हैं, तुमने इतनी आसानी से ये जगह ढूंढ ली जैसे ये तुम्हारा खुद का घर हो। लेकिन हावर्ड कुछ जवाब नहीं देता। उसकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिक जाती हैं। साबरीना उसके सामने खड़ी होती है। वो एक शानदार और बेहद खूबसूरत ड्रेस में है। मिस्टर लियू सभी से कहते हैं कि वो आराम से बैठें और अब जबकि डिपार्टमेंट के सभी लोग आ गए हैं तो वो मीटिंग शुरू करेंगे। सैंडी, जो अब तक हमारे प्रोटैगनिस्ट को बेटर जानने में काफी इंटरेस्टेड हो चुकी है, वो उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है कि क्यों ना वो दोनों साथ बैठते हैं। दूर से सबरीना ये सब देख रही होती है। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। फिर मिस्टर लियू अपनी कंपनी के ऑनलाइन बिजनेस और स्टोर्स की नेटवर्क की प्लानिंग के बारे में बातें शुरू करता है। वही बोरिंग बिजनेस स्टफ। हावर्ड पूछता है कि क्या मिसेस लुओ भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हैं? सैंडी कहती है, हाँ, एक्चुअली ये डिपार्टमेंट उनके लीडरशिप में सेटअप हुआ था। वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव नहीं है, उनके पिता कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। मिसेस लुओ मिस्टर लियू से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। हावर्ड प्रिटेंड करता है कि वो इम्प्रेस्ड है और फिर पूछता है, मिस्टर लियू के बारे में क्या तुम्हें नहीं लगता वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के लिए काफी यंग है? सैंडी बताती है कि वो और सबरीना बचपन से साथ बड़े हुए हैं। दोनों बचपन से बहुत क्लोज हैं और हर कोई सोचता था कि ये दोनों परफेक्ट कपल बनेंगे। हावर्ड पूछता है, तो आखिर मिसेस लुओ इस लॉरेंस के साथ कैसे सेटल हुई? सैंडी जवाब देती है, अमीर लोगों का अपना अलग लाइफस्टाइल होता है, मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। हावर्ड उसे इसीलिए लक विश करता है, लेकिन वो सोचता है कि ड्रीम में जो हुआ उसे इमेजिनेशन में ही रहने देना बेहतर है। उसके पास पहले से ही अपने इश्यूज हैं, जैसे कि $1 मिलियन का फैमिली डेट। सबरीना का उसके साथ होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कुछ समय बाद मिस्टर लियू अनाउंस करते हैं कि मीटिंग खत्म हुई और अब फन शुरू होगा। सैंडी, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ वाइन पी रही होती है, वो कहती है कि उसे म्यूजिक बहुत पसंद है और अमीर लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मिस्टर लियू कहता है कि उसने लास्ट टाइम सबरीना के साथ तब डांस किया था जब वे टीनेजर्स थे। फिर वो सबरीना से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? और सबरीना तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। हावर्ड ये सब देख रहा है और वो थोड़ा जेलस फील करता है। तभी एक वेटर सबसे एक्सपेंसिव खाना लेकर आता है। सैंडी कहती है, ऐसा स्टेक तो मेरे एक महीने की सैलरी के बराबर होगा। हावर्ड पूछता है, एक पीस ऑफ मीट इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? सैंडी कहती है, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल किसी कंट्री बम्पकिन जैसा लग रहा है। आज तुम गरीबी भूल जाओ और बस अमीर लोगों के घर की पार्टी एंजॉय करो। हावर्ड कहता है, तुम सही कह रही हो, और कहता है कि वो इस शाम को एंजॉय करेगा। फिर वो दोनों वाइन ग्लासेस उठाते हैं और टोस्ट करने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऐसा कहता है उसकी नजर सबरीना पर पड़ती है और उसी समय उसे ड्रीम की एक मेमोरी आती है। उस ड्रीम में वो और सबरीना मैंशन के सेलर में मिले एक वाइन के बारे में बात कर रहे थे जो एक्चुअली फेक था। हावर्ड कहता है कि उसने इसे एक स्पेशल मोमेंट के लिए चुना था और सबरीना कहती है, कोई बात नहीं, इसका टेस्ट मेरे लिए परफेक्टली स्वीट है। फिर रियल लाइफ में हम देखते हैं कि सबरीना हावर्ड को वही वाइन किसी और के साथ पीते हुए देख रही है। भाई, ये सब देखकर तो मुझे दर्द होना शुरू हो गया है। कुछ समय पार्टी में और बीतता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट लोगों को गॉसिप करते हुए सुनता है कि सबरीना और मिस्टर लियू एक परफेक्ट मैच है। बचपन से लेकर हाई स्कूल तक दोनों हमेशा साथ थे। हर कोई मानता है कि दोनों मेंट टू बी हैं। हावर्ड सोचता है कि ये गाय ट्रस्टवर्थी लगता है और सबरीना उसके साथ खुश रहेगी। शायद ये सबके लिए बेस्ट है। ये सोचते सोचते हावर्ड का ध्यान हट जाता है और वो अपने हाथ को गरम मीट पर रख देता है।
जब तक उसे रियलाइज होता है उसके हाथ जल चुके होते हैं। सैंडी उसे इडियट कहती है और कहती है कि वेटर ने अभी अभी खाना रखा था। फिर वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होकर उसका हाथ पानी से धोने लगती है। हावर्ड उसे थैंक करता है और थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है। इतना ही काफी है कि पार्टी के लोग ये अस्यूम कर लें कि हावर्ड और सैंडी एक कपल हैं। सबरीना जो ये सब देख रही होती है उसके चेहरे पर एक सैड एक्सप्रेशन आ जाता है। मिस्टर लियू ये सब नोटिस करता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही पार्टी में 3 लोग अचानक से आ जाते हैं। उनके बीच में खड़ा आदमी कहता है, मुझे पता चला कि सबरीना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक जॉब एक्सेप्ट करने वाली है, इसलिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। मुझे यहाँ पार्टी की उम्मीद नहीं थी और ये तो बिल्कुल नहीं कि मिस्टर लॉरेंस की फियंसे किसी और के साथ डांस कर रही होगी। हमारा प्रोटैगोनिस्ट ये सब देखता है और पूछता है, ये बंदा कौन है? सैंडी जवाब देती है, इसका नाम हंस है और ये एला कैपिटल में जनरल मैनेजर है। लॉरेंस इसे बहुत पसंद करता है। दूसरे शब्दों में वो बॉस का हेंचमैन है। मिस्टर ल्यू हेंचमैन को कामली कहता है, इट्स जस्ट अ डांस, इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। पार्टीज में लोग डांस करते हैं, इसमें नया क्या है? सबरीना ग्रेसफुली कहती है, धन्यवाद आपके लिए यहाँ होने के लिए, लेकिन ये हमारी कंपनी की इंटरनल मीटिंग है। लेकिन हेंचमैन ने एक भी शब्द नहीं सुना और बस उसे घूरता रहता है। सबरीना आगे कहती है, यू आर मोर देन वेलकम मेरे ऑफिस में कल आकर बिजनेस की बात करने के लिए, लेकिन अभी शायद आपको यहाँ से जाना चाहिए। हेंचमैन कहता है, इतनी जल्दी क्या है? ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरे पास वैसे भी कुछ खास काम नहीं था, तो मैंने सोचा पार्टी ज्वाइन कर लूं। वैसे मैं एक अच्छा डांसर हूं। सबरीना, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? सबरीना का गाय फ्रेंड तुरंत बीच में आकर उसे डिफेंड करता है। वो कहता है, मैं और सबरीना पुराने फ्रेंड्स हैं, लेकिन इस तरह से डांस के लिए इनवाइट करना बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। ये लोग बड़ी एलिगेंस के साथ किसी को भी शट डाउन कर सकते हैं। हेंचमैन फिर भी कहता है, इट्स जस्ट अ डांस, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। बैंड स्ट्रोक्स क्या गुगली फेंकी है? सबरीना मिस्टर लियू के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हंस हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, तो हमें उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। हेंचमैन खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सबरीना मजबूरी में उससे हाथ मिलाती है। पार्टी में सब लोग ये सीन देख रहे होते हैं, लेकिन हेंचमैन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो आगे कहता है, अब से मैं तुम्हें लॉरेंस से मिलने के लिए पिकअप और ड्रॉप ऑफ करने का जिम्मा लेता हूँ। सबरीना बस उसे थैंक करती है। हेंचमैन कहता है, द प्लेजर इज माइन, लेकिन वो सबरीना को अपने पास खींच लेता है। सबरीना तुरंत उसकी इंटेंशंस को सेंस कर लेती है और कहती है, यह दोबारा मत करना। हेंचमैन कहता है, नहीं करूंगा, लेकिन इंटरनली उसे गालियां देता है और कहता है, प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम्हें भी इसमें मजा नहीं आ रहा। सैंडी कहती है, मिस्टर ल्यू को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। आखिर उनकी कंपनी लॉरेंस की कंपनी पर काफी डिपेंडेंट है। हावर्ड बस चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। हेंचमैन सबरीना के साथ डांस कर रहा होता है और उसका हाथ नीचे खिसकता जा रहा होता है। सबरीना आखिर में उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम अच्छे डांसर नहीं हो, आज के लिए इतना काफी है। हेंचमैन कहता है, आई एम जस्ट अ बिट रस्टी। सैंडी कहती है, मिस्टर ल्यू बिल्कुल कावर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। फिर वो हावर्ड से कहती है, तुम बस देखते क्यों जा रहे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन हावर्ड उसकी सुनता तक नहीं। प्रोटैगनिस्ट इतना गुस्से में होता है कि उसके हाथ में वाइन ग्लास तक कांप रहा होता है। हेंचमैन अपने थॉट्स में सेब्रीना को बुरा भला कहता है और सोचता है, इसने मुझे सबके सामने एम्बैरेस्ड कैसे किया। फिर वो उसे सबक सिखाने का प्लान करता है। हेंचमैन उसके ड्रेस पर पैर रख देता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। सबरीना का ड्रेस फटने लगता है और वो सबके सामने ऑलमोस्ट नेकेड हो जाती अगर हावर्ड एक्ट नहीं करता। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है और फिर एक गर्मा गर्म पीस ऑफ मीट हवा में उड़ता है और सीधे हेंचमैन की आंखों में जा लगता है। हेंचमैन दर्द से चिल्लाता है, जिससे वो सबरीना का ड्रेस छोड़ देता है। वो जमीन पर गिरती है, लेकिन कम से कम सबरीना अभी भी नेकेड नहीं है। इस पॉइंट पर म्यूजिक रुक जाता है और हर कोई खड़ा हो जाता है। हेंचमैन अब गुस्से में होता है। वो सबको कहता है, कोई हिलेगा नहीं, और वो अपने मिनियंस को ऑर्डर्स देता है कि वो उस इंसान को ढूंढे जिसने उसके चेहरे पर मीट फेंका। हावर्ड को कोई चिंता नहीं होती, यहां तक कि जब मिनियन उनकी टेबल के पास आता है। ये सब सैंडी की क्विक थिंकिंग की वजह से था। उसने तुरंत हावर्ड को अपने प्लेट का आधा मीट दे दिया। स्मार्ट मूव, हाँ? वो सोचती है कि हावर्ड ने उस आदमी के चेहरे पर मीट फेंका, जबकि मिस्टर ल्यू तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सच में गट्स हैं इसमें। मिनियंस कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन हेंचमैन पिस्ड हो जाता है। वो सोचता है कि एक पीस ऑफ मीट हवा में से प्रकट होकर उसके चेहरे पर कैसे लग सकता है। जैसे ही वो मिनियंस को और ढूंढने के लिए कहने वाला होता है, कोई उसे जोर से थप्पड़ मारता है और वो कोई और नहीं, सबरीना होती है। उसका थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि हेंचमैन जमीन पर गिर जाता है। सबरीना कहती है, अपने मिनियंस को लेकर यहां से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पार्टी जो अब तक सर्कस बन चुकी होती है, वहां के लोग सबरीना के एटीट्यूड से हैरान रह जाते हैं। हावर्ड भी इम्प्रेस्ड होता है और थैंकफुल फील करता है कि उसे ड्रीम्स में कभी ऐसा स्लैप नहीं पड़ा। हेंचमैन गुस्से में खड़ा होता है और सबरीना कहती है, तुम्हारे साथ अच्छा होना मेरी कर्टिसी थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। सबरीना का फ्रेंड भी कहता है, एग्जैक्टली, ये समझते क्या है अपने आप को?
और अगर ये अभी नहीं गए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हेंचमैन कुछ कहने ही वाला होता है कि उसका एक मिनियन उसके पास आता है और उसके कान में कुछ फिसफुसाता है। अचानक वो हेंचमैन काल्म हो जाता है और कहता है, रिलैक्स, इतनी बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस हाई कहने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। कोई समझ नहीं पाता कि हुआ क्या, लेकिन सबरीना कहती है, लेट इट गो, और फिर वो अपने कपड़े बदलने चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सैंडी एक के बाद एक वाइन की बॉटल्स खाली कर रही होती है। हावर्ड उससे पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि अब बस बहुत हो गया? सैंडी कहती है, इट्स ऑल गुड, तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो। हावर्ड जवाब देता है कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। सैंडी उसे देखती है और सोचती है कि ये तो हार्ड टू गेट बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपना गेम और तेज कर देती है। वो कहती है, अकेले पीने में मजा नहीं आता, चलो ऐसा करते हैं, मैं 3 ग्लासेस पीऊंगी और तुम एक। हावर्ड एकदम पोलाइट बने रहते हुए मान जाता है। थोड़ी देर बाद गेस करो क्या होता है। सैंडी पूरी तरह से प्लास्टर्ड हो चुकी होती है और टेबल पर चढ़कर नॉनसेंस बकने लगती है। फिर वो लड़खड़ाती है और हावर्ड समझ जाता है कि वो गिरने वाली है, और फिर वो गिरती है, वो भी सीधा हावर्ड के फेस पर। सैंडी हावर्ड के ऊपर चढ़ जाती है और फिर शुरू हो जाती है। वो उसका फेस लिक करने लगती है, उसके शर्ट के अंदर हाथ डालती है और अपनी बट रब तक शुरू कर देती है। वेटर ऑकवर्डली आता है और कहता है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन हम बंद करने वाले हैं। और फिर वो उन्हें बिल देता है। बिल देखकर हावर्ड के होश उड़ जाते हैं। एक पोर्क रिब, एक श्रिम्प और एक लैम्प के लिए $400। क्रेजी। उस रात सैंडी को ऑब्वियसली राइड की जरूरत होती है और हावर्ड उसे अपने घर ले जाने का प्लान करता है। सैंडी पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हावर्ड जवाब देता है, मेरे घर। ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेले ऊबर में नहीं छोड़ सकता। सैंडी उसे स्मूथ टॉकर कहती है और मजाक में बोलती है, ये हमारी पहली मीटिंग है और तुम मुझे अपने घर ले जा रहे हो। लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं, एक शैडो फिगर दूर से उन्हें साइलेंटली देख रहा होता है। हावर्ड सैंडी को बेड पर लिटा देता है। सैंडी उसे हग करने के लिए कहती है, लेकिन हावर्ड पीछे हट जाता है और कहता है, सो जाओ। वो सोचता है, मैंने अभी नए डिपार्टमेंट में काम शुरू भी नहीं किया है और मैं फिर से गॉसिप का सेंटर बन जाऊंगा। सैंडी सब कुछ स्पिन होता हुआ महसूस कर रही होती है, लेकिन फिर भी समहाउ वो प्रोटैगनिस्ट के साथ टाइम बिताना चाहती है। वो उठने की कोशिश करती है और हावर्ड पूछता है, व्हाट डू यू वांट? और फिर वो अचानक हावर्ड पर पूरी ताकत से गिर जाती है। हावर्ड का पेशेंस खत्म हो रहा होता है, लेकिन तभी सैंडी पास आउट हो जाती है। जाते जाते वो इतना करती है कि उसके फेस पर सबसे स्लिंकीएस्ट बर्प छोड़ जाती है। हावर्ड इंस्टेंटली पीछे हट जाता है, लेकिन कम से कम अब वो सोबर हो चुका होता है। वो सैंडी को वापस बेड पर लिटाता है, उसे कवर करता है और सोचता है कि अब रात के 2 बज चुके हैं। वो काउच पर सोने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ड्रंक इंसान का कभी फायदा मत उठाओ, स्पेशली एक औरत का। और हाँ, अपने दोस्त का भी फायदा मत उठाना। सब कुछ शांत लग रहा होता है जब तक दरवाजे के खुलने की आवाज नहीं आती। हावर्ड, जो लिविंग रूम में सो रहा होता है, ये सुनता है और तुरंत उठ जाता है। एक अजनबी आदमी उसके अपार्टमेंट के अंदर खड़ा होता है और क्रीपी एक्सप्रेशन के साथ सोती हुई सैंडी को देखता है। वो कहता है, शी इज वंडरफुल। हावर्ड चौंक कर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? वो आदमी कामली कहता है, श्श, धीरे बोलो, तुमने काफी मजा कर लिया, अब मुझे एक बार मौका क्यों नहीं देते? हावर्ड इस चीज पर विश्वास नहीं कर पाता और तुरंत उसे पकड़कर कहता है, गेट आउट ऑफ हियर। लेकिन वो आदमी हावर्ड को घुमा देता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। वो फिर कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, हम इस पर पीसफुली बात कर सकते थे। उस क्रीपी आदमी का नेक्स्ट लेवल शेमलेसनेस शुरू होता है। वो सैंडी की पैंटीज उतारने की कोशिश करता है और हावर्ड से कहता है, अगर तुम मुझे इसे एंजॉय करने दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो कहता है कि जब वो अमीर हो जाएगा तब पैसे लौटा देगा, और ये भी जोड़ता है कि उसने 20 सालों से किसी औरत को टच तक नहीं किया। फिर हाथ में पैंटीज लेकर वो पूछता है, हावर्ड, तुम समझ रहे हो ना, आखिर हम दोनों मर्द हैं। और फिर वो पैंटीज हावर्ड के फेस पर फेंक देता है। हावर्ड, जो अब तक गुस्से से भर चुका होता है, उसे सिक कहता है और एक चेयर उठाकर पूरी ताकत से उस पर वार करता है। लेकिन वो हरामी खुद को बचा लेता है और चेयर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो आदमी निगोशिएट करने की कोशिश करता रहता है, ये कहते हुए कि लोग उसकी एक फेवर के लिए जान दे देंगे। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो इस लड़ाई में जीत नहीं सकता, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो आदमी डर जाता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हावर्ड गुस्से में पूछता है, तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मेरे घर में घुसपैठ की और मेरी कॉलीग को असॉल्ट करने की कोशिश की, तुम्हें तो सीधे जहन्नुम जाना चाहिए। फिर वो आदमी हावर्ड को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने सब कुछ गलत समझा। वो आदमी कहता है कि उसे लगा कि ये औरत एक एस्कॉर्ट है जो उसके लिए काम करने आई है, और वो ये भी कहता है कि उसे नहीं पता था कि आजकल लोग पहली डेट पर ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। हावर्ड चौंक कर पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और वो आदमी बोलता है कि वो कई सालों से जेल में था और अब उसे ये नहीं पता कि आजकल लोग पहली डेट पर क्या करते हैं। हावर्ड पूछता है कि ये कैसा एक्सक्यूज है और वो उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा होकर स्पाइंग क्यों कर रहा था। तब वो आदमी बताता है कि ये अपार्टमेंट 20 साल पहले उसका था और वो चीजें लेने आया था जो उसने यहाँ छुपाई थी। वो अपार्टमेंट के कोने में जाकर एक लूज बोर्ड उठाता है और सच में वहां एक बॉक्स होता है। वो बॉक्स खोलता है और उसमें ज्वेलरी, रिंग्स और गोल्ड चेन्स होती हैं।
फिर वो बताता है कि 20 साल पहले ये अपार्टमेंट प्रोस्टिट्यूट्स से भरा हुआ था और उसने ये सब पाने के लिए बहुत रिस्क लिए थे। हावर्ड कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में क्या किया, लेकिन उसने उसकी फ्रेंड के साथ असॉल्ट करने की कोशिश की। वो आदमी इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहता है और बोलता है कि उसने किसी को कोई रियल हार्म नहीं पहुंचाया। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं जॉश टाई हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं इंटिमिडेटर भी नहीं हूँ, मैं अपने रूल्स से चलता हूँ। फिर वो कहता है कि हावर्ड अपनी फ्रेंड को कपड़े पहनने में मदद करे क्योंकि वो अब जा रहा है। हावर्ड फिर भी कहता है कि पुलिस को कॉल करना बेहतर रहेगा। इस पर वो आदमी अनॉयड हो जाता है और पूछता है, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? फिर वो कहता है कि वो औरत ये भी कह सकती है कि असॉल्ट करने की कोशिश तुमने की थी। फिर वो आदमी हावर्ड को एक बॉक्स देता है और कहता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हावर्ड पूछता है, क्या तुम मुझे ब्राइबी देने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी कहता है, तुम एक सीधे आदमी लगते हो, ये बस एक आयरन रिंग है जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन ये यूनिक है। फिर वो बताता है कि जिस दिन उसे ये रिंग मिली वो एक ही औरत के सपने देखने लगा, एक रेड कोट पहनी औरत जिसके हाथ में गोल्डन छड़ी थी और जिसकी आंखें ब्लू लाइट से चमक रही थीं। हावर्ड तुरंत समझ जाता है कि ये AI-63 के सपने की डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। वो आदमी आगे बताता है कि वो औरत पता नहीं क्या कह रही थी, उसे उसकी बातें समझ ही नहीं आती थी। उसने उस औरत को हॉट समझकर फ्लर्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसे कोई भाव नहीं दिया और उसे पीठ तक दिया। फिर वो कहता है, तुम इस रिंग के साथ जो चाहो वो कर सकते हो, शायद किसी ऐसे को बेच दो जिसे लड़की से पिटाई में मजा आता हो। हावर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, रुको, ये तो ब्राइबरी है, लेकिन वो आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं होता और वहां से चला जाता है। हावर्ड सोचता है कि क्या इस बॉक्स का कोई कनेक्शन ड्रीम वर्ल्ड से है। जब वो इसे खोलता है तो उसे एक आयरन रिंग मिलती है जिसमें रेड जीम लगा होता है जो अजीब लाइट सिमिट करता है। तभी उसकी लेफ्ट आई एक्टिवेट होती है और उसके सामने एक हॉलोग्राम बनता है। ये हॉलोग्राम एक औरत का होता है जो खुद को ड्रीम सिस्टम की डेवलपर बताती है। वो कहती है कि इमेंस प्रेशर के चलते ये मैसेज छोड़ने का यही एक तरीका था और उसे उम्मीद है कि ये टेस्ट्स के टारगेट की मदद कर सकेगा। वो आगे कहती है कि हावर्ड एक ट्रैप में फंस चुका है। ड्रीम सिस्टम सोशल लेवल्स, लॉ और मॉरल स्टैंडर्ड्स की बाउंड्रीज को ब्लर कर सकता है। असल में यूजर को यह हार्डली महसूस होता है कि उनका माइंड सेट बदल रहा है। जब यूजर रियल लाइफ में लौटता है तो सपने और हकीकत के बीच का बड़ा गैप उनकी सोल से ग्रीड, वायलेंस और डार्क थॉट्स को अनलीश कर सकता है। डेवलपर्स को लोगों की लाइफ से खेलना पसंद है और वो उन्हें सिस्टम इंप्रूव करने के लिए परsuade नहीं कर सकी। वो औरत अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि उसे उम्मीद है हावर्ड अपनी चेंजेस पर अलर्ट रहेगा ताकि वो लाइफ के इम्पल्सेस के आगे हार ना मान ले। वो मेंशन करती है कि उसने हर ड्रीम चैलेंज में कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस छोड़े हैं जो उसे सिस्टम और सारी परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। आखिर में वो कहती है कि उसे उससे मिलना होगा और फिर वो गायब हो जाती है। हावर्ड खुद से कहता है कि ये औरत भी AI-63 जैसी है और जब तक वो नॉर्मल फील करता है वो कोई क्राइम नहीं करेगा। वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है। हावर्ड को यह अजीब लगता है कि वो अजीब आदमी 2 दशक पहले AI-63 को कैसे देख सका और उस रिंग की असली इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन तभी उसके थॉट्स रुक जाती है। अलार्म क्लॉक बजने लगता है जो बता रहा था कि सुबह के 7 बज चुके हैं और काम पर जाने का समय हो गया है। सैंडी भी अलार्म क्लॉक की आवाज से उठ जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बिना पैंटीज के है, वो जोर से चीख पड़ती है। अगला दिन शुरू होता है और अब हावर्ड और सैंडी एक कपल बन चुके हैं। गली के स्ट्रीट वेंडर का आदमी भी हावर्ड से कहता है कि अब उसे समझ आया उसने लड़की ढूंढने का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। आखिर उसका पहले से ही कोई क्रश था। वो कहता है कि वो दोनों साथ में क्यूट लगते हैं और आज का नाश्ता ऑन द हाउस है। ये वेंडर वाकई काफी अच्छा है। सैंडी को यह जानकर खुशी होती है कि हावर्ड का उस पर पहले से क्रश था। वो कहती है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था और हावर्ड बस सोच रहा है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। जब दोनों कंपनी बिल्डिंग पहुंचते हैं तो गॉसिप का माहौल बन जाता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे पुराने टीम लीडर सैंडी को पटाने की कोशिश करते थे, लेकिन सैंडी ने उसे रिजेक्ट करके हावर्ड को चुना। वो पुराना टीम लीडर एक ब्राउन नोजर था और अब वो और भी फ्यूरियस है क्योंकि हावर्ड ने न सिर्फ उसकी प्रमोशन छीन ली बल्कि वो लड़की भी जिस पर उसका क्रश था। मीनवाइल अब हावर्ड और सैंडी सच में एक कपल की तरह रह रहे थे। सैंडी तो यहाँ तक प्लान बना रही थी कि वो रात को मूवीज देखने जाएंगे। वहीं हावर्ड सोच रहा था कि उसे सैंडी को कैसे बताना है कि उसके पास सिनेमा जाने के पैसे तक नहीं है। उसे शायद डोनाल्ड से कुछ कैश उधार लेना पड़ेगा। सैंडी कैजुअली मेंशन करती है कि फार्मेसी रुककर मॉर्निंग आफ्टर पिल लेना अच्छा आइडिया होगा और जैसे ही वो ये कहती है, गेस कौन आ जाता है? सबरीना। सबरीना दोनों को ग्रीट करते हुए कहती है कि उसने देखा कि उनके रिलेशनशिप ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। सैंडी सोशल इवेंट में अपने बिहेवियर के लिए रिग्रेट करती है और कहती है कि उसे शर्म आ रही है। सबरीना फिर हावर्ड पर एक सुबटल हिंट फेंकते हुए कहती है कि उसे लगा था वो धीरे धीरे चीजें लेगा, लेकिन उसने सच में उसे सरप्राइज कर दिया। हावर्ड चुपचाप खड़ा रहता है और वो कुछ नहीं बोलता। सैंडी कहती है कि उसने भी यही सोचा था कि हावर्ड एक रिजर्व्ड जेंटलमैन है, लेकिन कल रात जब उसने अपनी गार्ड डाउन की तो हावर्ड ने उसका पूरा फायदा उठा लिया।
हावर्ड बेहद शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि उसे इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब प्राइवेट बातें होती हैं। सबरीना अंदर ही अंदर मिक्स्ड इमोशंस फील करती है, लेकिन बाहर से बस इतना कहती है कि उसे खुशी है उनके लिए और उम्मीद करती है कि ऑफिस में वो प्रोफेशनल डिमीनर मेंटेन करेंगे। फिर वो एलिवेटर से निकल जाती है, एक ऑकवर्ड माहौल छोड़ते हुए। सैंडी कहती है कि सबरीना को उसे ये सब कहने का कोई हक नहीं है, खासकर जब वो खुद दो अलग अलग मर्दों के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन हावर्ड कहता है कि सबरीना सही कह रही है, जब तक वो यहाँ हैं काम पर फोकस करना बेहतर होगा। सैंडी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब वो उसकी वाइफू है और उसे बिना किसी शर्त के उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, जब तक कि ये रिश्ता बस एक फ्लिंग ना हो और उसने कभी उसके साथ परिवार बनाने के बारे में न सोचा हो। ये बात हमारे प्रोटैग की कमजोर नस पर वार कर देती है। जैसे ही उसने फैमिली का जिक्र किया, उसे तुरंत बुरा लगने लगा, तो वो कहता है कि वो सही कह रही है और उसे उनके रिश्ते को सबसे ऊपर रखना चाहिए। सैंडी उसे गले लगाती है और कहती है, दैट्स राइट पपी, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने सच में यही कहा। फिर वो उसे काम पर जाने को कहती है और कहती है कि वो शाम को नीचे उसका इंतजार करेगी। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कमर की तरफ ले जाती है। इस बीच मिस्टर लियू सबरीना से कहते हैं कि वो खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है और उसे इतना भी व्यस्त नहीं होना चाहिए कि वो लंच भी ना कर सके। सबरीना कहती है कि उसे भूख नहीं है और उसे नए डिपार्टमेंट में बहुत काम करना है। मिस्टर लियू कहते हैं कि वो कई सालों से दोस्त हैं और उन्हें पता है जब वो झूठ बोल रही होती है। असल में वो परेशान है। फिर वो उसके डेस्क पर हाथ रखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये हावर्ड की वजह से है? सबरीना थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है और फिर कहती है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी हावर्ड वहां आ जाता है और कहता है कि उसने वो लिस्ट पूरी कर ली है जो मिस्टर लियू ने मांगी थी। मिस्टर लियू उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि वो उसे आकर उन्हें दिखाए। सबरीना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हावर्ड के काम की तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा और कंसाइज है, लेकिन हावर्ड ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो सबरीना के सामने खड़ा है। दोनों को ऐसा लगता है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके सामने एक बड़ा बॉर्डर है जो उन्हें रोक रहा है। लियो पूछते हैं कि हावर्ड नीचे क्यों देख रहा है, क्या उसके दिमाग में कुछ है? हावर्ड बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस प्लांट देख रहा था। लेकिन जब वो करीब से देखता है और समझता है कि ये कौन सा पौधा है, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये एक टमाटर का पौधा है। सबरीना का दिल भी तेजी से धड़कने लगता है और उनकी नजरें आखिरकार मिलती हैं। सबरीना कहती है, लगता है तुम्हें टमाटरों के बारे में काफी कुछ पता है। हावर्ड कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। सच में जब वो पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में थे, सबरीना टमाटर उगाया करती थी। हावर्ड को सब कुछ याद है। उसे वो दिन याद है जब उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक टमाटर और एक पत्ता गोभी का पत्ता था। सबरीना पूछती है कि क्या वो इस पौधे को कहीं से पहचानता है। हावर्ड कहता है, हाँ। वो सबरीना से सब कुछ कहना चाहता है, सारी यादें, अपनी फीलिंग्स। उसका दिल पहले से भी तेज धड़कने लगता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।